राजनीतिक में इसमें काफी चर्चित तेजी आई। और यहाँ जिस तरह की बात हुई हमारे साथी हनुमान ने हमें बताया, इस मुद्दे को लेकर आप आए हैं और इस क्षेत्र के लोग बड़े आदरणीय रहे हैं आंदोलनों की भूमिका में। और जिस तरह की बात आप करते हैं अधिकारों और हकों की लड़ाई के लिए यहाँ के लोग लड़ते हैं। आज प्रथम बार हमारी आपसे मुलाकात हो रही और भविष्य में जिस तरह का संदेश मिला। और दूसरी बात ये रही कि दीपावली का पर्व होने के कारण ज़्यादातर उसमें सीधी सी बात ये थी डॉक्टर साहब की इंटरेस्ट नहीं ले पाई भी हमें कुछ ऐसा करना हो। लेकिन जल्द ही हम आज आपसे मुलाकात हुई है क्योंकि ये बहुत संघर्षशील भूमि है जिस पे आप बैठे हैं और जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये राजश्री कला के नंबरदार परिवार हम द्वारा ये दान दी हुई भूमि है। और चोपटा में एकमात्र ये संस्थान आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ कभी भी कोई भी कहीं का भी व्यक्ति आया हुआ तक इस संस्थान से भूखा नहीं है। और कभी भी कोई भी आए आपका रिलेटिव आए वैसे भी हो रात में 2 बजे भी अगर उसको एलर्जी चोपटा में है उसको रहने के लिए उसके खाने की व्यवस्था यहाँ जो एक संस्थान है उसमें की जाती है। और सारा का सारा है समाज द्वारा चलाया जाने वाला संस्थान है। बाकी हमारी बातचीत हुई और बहुत बड़ी जिन साथियों ने सुन रखा है तो साथी जानते हैं उनको तो कोई थे और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो साथी नए आए हैं, हमारी सोच है कि आप एक नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ बाहर निकलेंगे। एक 19 नवंबर के दिन हम लोग सुबह 10 बजे करनाल में एक नस्ल बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं असल में, और मैं आया आपको निमंत्रण देने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये जो साथी हैं जो जनता सरकार मोर्चा वाले ये साथी ठीक लगे हुए हैं और इनका जो उद्देश्य है वो पावन है, इनका जो उद्देश्य है वो सही है और इनके मकसद के अंदर कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो आपके भी जीवन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है या बढ़िया कर सकता है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहां से मतलब एक शुरुआत नहीं हो, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये है कि जिस भी लेवल पे हमने शुरू किया है बस खत्म ना हो ये सिलसिला, जो सिलसिला जनता सरकार मोर्चा ने शुरू किया है। इसलिए पूरे मुद्दे को आप समझेंगे, पूरे मुद्दे को आप जानेंगे और जब आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा काम मतलब ये जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। और इस जगह के बारे में मुझे पहले नहीं मालूम था। ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही गजब की चीज है कि कोई दरवाजा ऐसा है जो 24 घंटे किसी के लिए खुला हुआ है। तो इसके लिए चोपटा के जो लोग हैं, जो सारे क्रांतिकारी और जो दानी सज्जन हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत आभार और सभी क्रांतिकारी साथी। दूसरी बात जो मैं शुरू करूंगा वो ये करूंगा कि नस्ल बचाओ रैली हमने क्यों शुरू करी, क्यों आयोजन करने की योजना बनाई और इसके पीछे का मकसद क्या है। 2020 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने से 8 साल पहले मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। मैं स्कूल में टीचर था। मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी कि मुझे एक बात समझ में आई नौकरी करते वक्त, और 9 महीने बाद मैंने अपनी वाइफ की भी छुड़वा दी, मैंने अपनी घरवाली की भी छुड़वा दी कि नौकरी नहीं करनी है। क्योंकि जो नौकर है आज के टाइम पर वो असल में लोगों की पैसे से तनख्वाह लेता है, लोगों का टैक्स का पैसा है जो उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन काम सरकार के लिए करता है। मुझे एक साथी ने बोला सरकार को तो लोगों ने बनाई है। सरकार लोगों ने नहीं बनाई है, सरकार बनाई है मीडिया ने, पैसे ने और ईवीएम ने।
मीडिया, पैसा और ईवीएम, तीनों की तीनों चीजें कंपनी की हैं, कंपनियों की। कंपनी मतलब बाजार, मतलब सरकार बनाई है बाजार में। तो मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो केवल और केवल बाजार के लिए काम कर रहा है। उसका एक ही मकसद है कि वो अपने समाज को कितना बर्बाद करे, कितना जल्दी बर्बाद करे, कितना जल्दी समाज को तोड़े। मैं यहां 2-3 चीजें देख रहा था आते हुए रास्ते में। एक तो रेत अभी भी है हमारे यहां पर, मतलब अगर नंगे पैर चलते हैं तो। और दूसरा, मैं बैल भी देखे, मैंने बैलगाड़ियां भी देखी। इसका मतलब गायें बची हुई है। और यकीन मानिए, आपका जो ये दानी और क्रांतिकारी व्यवहार है ना, ये तभी तक है जब तक आपके पास गायें हैं, जब तक आपके पास ये रेत है, ये मिट्टी है। जिस दिन यहां कंक्रीट का बाजार आ गया, जिस दिन यहां कंक्रीट का बाजार आ गया, उस दिन ये सब समझो सारी भावनाएं खत्म हो जाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब मैं लोगों को कई बार ये नहीं समझा पाया कि ये सरकारी कर्मचारी ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि वो जो काम कर रहे हैं या वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको वैसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने एक टेक्निक बनाई जिसकी मदद से हम 3 साल की उम्र के बच्चे के बारे में से लेकर और किसी भी उम्र के बच्चे को यह बता सकते हैं कि परमात्मा ने इनको कैसा दिमाग दिया है, परमात्मा ने कैसा दिमाग बनाया है। ये खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ है तो कौन सा खेल खेले, ये साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है, ये एजुकेशनिस्ट बनने के लिए, या फिर ये कौन सा काम बढ़िया करेगा, नेता अच्छा बनेगा या फॉलोअर अच्छा बनेगा। तो मैं जब इस यात्रा को लेकर सरकार के पास, लोगों के पास गया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि सिस्टम आपके समाज को सुधरने नहीं देगा। सिस्टम कौन है? सिस्टम अभी सरकार है। सरकार कहां से है? बैकग्राउंड में मैंने आपको बता दिया, बाजार से चलती है। इसीलिए बेटर क्या समझा भाई जी, बेटर क्या समझा कि नौकरी छोड़ दो और जो सिस्टम हमने बनाया इसको साबित करके दिखाओ। चंडीगढ़ चला गया, साबित कर दिया, अपने घर में साबित कर दिया, दोस्तों के घरों में साबित कर दिया। साबित करने के बाद भी लोग बात को नहीं समझ रहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जीवन का एक ही मकसद है और वो है स्थापित होना, कहीं एडजस्ट होना। और एडजस्ट होने का मतलब है पैकेज, रुपया, नौकरी, बिजनेस। अब इस बात को मैं समझाने में नाकाम रहा लोगों को कि भाई ये जिंदगी का मकसद नहीं होता है। जिंदगी किसी से कंपटीशन में आगे भागने का नाम नहीं है। जिंदगी है कि आपको परमात्मा ने जिस पर्पस के लिए बनाया है वो ढूंढ करके और उसके बाद उसके ऊपर काम करना इस तरीके से कि आप सब भी खुश रहो, उसके आसपास का बंदा भी खुश रहे और वो खुद भी खुश रहे। 2 साल पहले, मतलब इस यात्रा में बड़ा लंबी चीजें हुई, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह रही कि 2 साल पहले, 3 साल पहले लॉकडाउन लगाया सरकार ने एक बीमारी के नाम पर। इस बीमारी के आने से 5 साल पहले हम लोगों ने बोला था कि एक बीमारी लाने का प्लान चल रहा है, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। वो क्या कि मैं यहां सड़क पे जा रहा था, एक आदमी मिल गया संयोग से, उसने राम राम करी और वो बातचीत हो गई, 2-4 बात करी, खत्म हो गया। मैं अगले किसी गांव में गया 2 घंटे बाद, वहां भी मुझे कोई मिल गया। फिर 4-5 गांव छोड़ करके 2-4 घंटे के बाद एक गांव में गया, वहां भी मुझे वो मिल गया। संयोग से एक चीज हो जाती है, 2 बार हो जाता है, 3 बार हो जाता है, बार बार का होना सेम पैटर्न से संयोग नहीं होता है, वो प्लानिंग होती है। तो जो आपके साथ हो रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, अगर वो एक पैटर्न के तहत हो रहा है तो वो संयोग नहीं है। इसीलिए इसको समझना होगा। आजकल देश का प्रधानमंत्री, इस देश का नहीं, सारी दुनिया के देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति
जहां पावर राष्ट्रपति की है, जैसे बाइडेन है अमेरिका में, तो वहां राष्ट्रपति, और जहां प्रधानमंत्री की ताकत है जैसे इंडिया है वहां ये। इस देश के जो मुखिया हैं वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, लोगों को ऐसा लगता है कि नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम, क्योंकि रिसर्च करने की आदत नहीं है, तो उनको ये नहीं मालूम कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सारी दुनिया के नेता एक शब्द का इस्तेमाल करने लगे थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह आपको 80 के दशक की फिल्मों में भी कई जगह पीछे पोस्टर्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द मिलेगा। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी सारे नेताओं ने ऐसे ही बोलना शुरू किया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ, एक युद्ध होता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो युद्ध होता है, क्रांतियां होती हैं, युद्ध होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज के दौर को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर आपने आज से 5 साल 10 साल पहले एक लाइन सुनी होगी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं से कि अगला विश्व युद्ध जैविक विश्व युद्ध होगा, जैविक हथियारों से लड़ा जाएगा। सुना ये बात? और अभी आजकल आप एक शब्द सुन रहे हो, एक लाइन सुन रहे हो कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। बिल्कुल, ये सुन रहे हो ना आप? ये पैटर्न देखिए आप, पहले से तय होता है कि जीव हत्या के नाम पर या फिर जैविक हथियारों के नाम पर युद्ध होगा। ये युद्ध चल रहा है इस वक्त, विश्व युद्ध चल रहा है। कई जगह हथियारों का चल रहा है, कई जगह सत्ताओं का चल रहा है, और कई जगह जैविक चल रहा है। चाइना में आज भी कोरोना के नाम पर लॉकडाउन चल रहा है, ये आपको जानकारी नहीं है। रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है वही फिलिस्तीन और इजराइल में चल रहा है, और यही आने वाले वक्त में इंडिया और चाइना में होने वाला है। ठीक है बात? अब ये कैसे पता हम लोगों को, हम कैसे रिसर्च करके आपको बताते हैं? उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा जॉर्ज ऑरवेल की किताब पढ़ने के लिए। किताब का नाम है 1984, 1984। हमारे यहां दंगे हुए थे 1984 में, और हमारे यहां दंगे होंगे कि देश, दुनिया के किस देश में कब युद्ध होंगे और किस तरह से युद्ध होंगे, यह बात जॉर्ज ऑरवेल ने 1948 में लिख दी। 1947 में देश आजाद हो रहा है और 1948 में जॉर्ज ऑरवेल अपनी किताब लिख देता है। 1949 में वो किताब पब्लिश होती है, और पब्लिश होने के कुछ दिनों के बाद जॉर्ज ऑरवेल की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, और किताब का नाम मतलब लोगों के जहन से गायब हो जाता है। जब ये लॉकडाउन लगा तो जो रिसर्च करने वाले लोग थे उन्होंने इस किताब का नाम दोबारा से पटल पर लेकर के आए और लोगों को बताया कि भाई हरारी की किताब पढ़ लो, आपको होमोसेपियंस वहां मिल जाएगा, आपको पता कि कैसे लोगों को काबू किया जाता है। पहले से पैटर्न है, ये तरीका पहले से आजमाया हुआ है, लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये डीएनए बदलने का खेल सदियों से चल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। 1600 ईस्वी से पहले भी अगर 1400 ईस्वी 1300 ईस्वी की बात करी जाए, उस टाइम जो मुगल बादशाह होते थे वो हिंदुओं को या दूसरे धर्मों को मुसलमान बनाने के लिए काम करते थे। यही करते थे ना कि आपको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर अपने ही परिवारों के अंदर शादियां करने का रिवाज है, और हिंदू धर्म में अपने परिवारों में शादियां करने का रिवाज नहीं है। समझ गए बात आप? अब मुसलमानों को यहां भेजने वाले कौन थे ये किसी को नहीं मालूम। अंग्रेज यहां आए 1600 ईस्वी में, ये सबको पता है। अंग्रेजों ने यहां आकर हमको ऐसे बीज देने स्टार्ट करे, ऐसे प्रोडक्ट दिए, जैसे चाय है। चाय हमारा प्रोडक्ट नहीं है, चाय को आसाम से या दूसरी जगह से अंग्रेज लेकर आए। हम लोगों को पीना सिखाया उन लोगों ने, ऐसी चीजें हम लोगों को करना सिखाया जो हम नहीं करते थे पहले। और क्रॉस ब्रीडिंग नाम का जो शब्द है कि जैसे एक गाय इंडियन है अपनी
एक भैंस है तो गाय और भैंस के जीन मिला दो, अम्बला अमेरिकन गाय बन गई, आधी गाय आधी भैंस। समझ गए जी? ये क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डीएनए बदलना। अपने ही परिवार में शादी करना मतलब डीएनए खराब करना अपने ही। इसीलिए तो हम लोग गोत्र बनाते हैं, गोत्र के हिसाब से कि इस गोत्र का, इस गोत्र का और इस गोत्र का ये एक परिवार बनता है, इसलिए इस गोत्र में शादी नहीं होगी। दादी का गोत्र छोड़ा जाएगा, नानी का गोत्र छोड़ा जाएगा और अपना गोत्र छोड़ा जाएगा। ये क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ये तीनों परिवार, इनका डीएनए हमारे क्लोज आ गया, हमारे नजदीक आ गया। नानी का डीएनए मां में है, दादी का डीएनए, दादा का डीएनए जो है वो बाप में है। समझ गए ना जी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? दादी का डीएनए बाप में है और नानी का डीएनए मां में है और बाप का डीएनए है। तो वो डीएनए की खासियत क्या होती है कि मैं जो बनता हूं, मेरा जो जन्म होता है, तो मेरा जब डीएनए बनता है तो एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो मां से आता है और एक स्ट्रैंड बाप से आता है, तब जाकर के एक जीव बनता है। अगर ये दोनों स्ट्रैंड एक ही परिवार से हो तो डीएनए खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने ही परिवारों में शादियां करना, अपने ही गांव में शादियां करना, अपने भाईचारे में शादियां करना हमारे यहां वर्जित है। ये हमने वैसे सामाजिक नियम बनाया हुआ है, लेकिन सरकार कानून तोड़कर इस नियम को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? आपको क्लियर हो रहा है? हमारे यहां इंटरकास्ट मैरिज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोशन नहीं है, प्रमोट नहीं करते। क्यों नहीं प्रमोट करते? क्योंकि जब हर एक काम कर रहा है बंदा, मान लीजिए कोई कुम्हार है या एक जो है वो बकरी पालने वाला आदमी है, गडरिये है। अब गडरिये का जो जीवन काल है और गडरिये का जो जीवन का लाइफस्टाइल और कुम्हार का है बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये दोनों परिवार एक साथ आएंगे तो एक दूसरे की कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। भाई जाट का कल्चर और बनिए का कल्चर अलग है, समझ गए ना? कल्चर कैसे अलग है? डीएनए अलग है। उस डीएनए के अंदर ही सारा कुछ छुपा है। सारा कुछ क्या क्या? हमारे पुरखे, उनकी विरासत, उनका ज्ञान, उनकी समझ अगली पीढ़ी को डीएनए के थ्रू जाता है। आपने देखा होगा, आपकी अगली औलाद जब आती है तो वो जो औलाद है वो माँ बाप से ज्यादा चतुर और उससे फास्ट सीखती है, चीजों को जल्दी सीखती है ना। जिस मोबाइल को सीखने में आपको महीना लगा था, उसने वो आप 5 दिन दे दो, 5 दिन में सीख जाएगा वो। अब डीडीटी छिड़का करते, मच्छर मरने शुरू हो गए। डीडीटी छिड़कते रहे, मच्छर मरने बंद हो गए, क्योंकि अगली जो पीढ़ी आती है वो पिछली चीजों के प्रति अपना प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेती है। ये उनको मालूम है। अब आप बात समझ रहे हैं कि वो लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे थे राजा? अब वो राजा का काम नहीं था, वो काम था जिन्होंने उनको भेजा था। वो कौन लोग थे? वो वेटिकन का पोप और इजराइल में बैठे लोग थे। क्योंकि ये बात आपको वहीं लेके जाएगी। अगर मैं इस नस्ल बचाओ रैली की बात कर रहा हूं, नस्ल बचाने की बात कर रहा हूं, तो आपको इस नस्ल का खेल समझना पड़ेगा कि आप सबकी नस्ल खतरे में है। आप जिस बिरादरी के हो, जिस जात के हो, जिस पार्टी के हो, जिस गांव के हो, आप कैसे हो, कितने पैसे वाले हो कि गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी नस्ल का नाश करने की तैयारी चल रही है। वो तब से चल रही है, मैं ये बता रहा हूं कि ये आज से नहीं चल रही, और ये पूरी दुनिया में चल रही है। इसीलिए कोरोना पूरी दुनिया में आया था, इसीलिए वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में थी, इसीलिए जो सत्ताएं जब अटैक करती है तो पूरी दुनिया में करती हैं। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में एक ही परिवार चलाता है। इसलिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया है। इसलिए पूरी दुनिया में जैविक हथियारों के लेकर के, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के लेकर के, सारे नियम एक जैसे बनाए जाते हैं। और इन नियमों को बनाने वाले लोग कौन है? जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग देते हैं। और यूनाइटेड नेशंस को जो फंडिंग देते हैं उनका ब्लड लाइन वही इजराइल से आता है। आपके गांव में जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो जोहड़ साफ करने की योजना आ रही है, जो आपके सरपंच की पावर कम करके जोहड़ साफ करने के लिए इजराइल की कंपनी को बुलाया जा रहा है। आपके सब्जी खत्म करके, ओरिजिनल सब्जियों के बीज खत्म करके, जो सब्जियों के ऊपर रिसर्च करने वाली जितनी भी टेक्निक है वो इजराइल की है। आपका
मेहनत खत्म करके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के जरिए जो ड्रोन से खेती करने की बात इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है। और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। बिल गेट्स के पास ही 3.5 लाख ओरिजिनल बीज रखे हुए हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे के अंदर। मतलब आप समझ में आ रहा है, मतलब ओरिजिनल बीजों पे पेटेंट करा लिया, अपने पास सुरक्षित रख लिए और नकली बीज, हाइब्रिड बीज बाजार में उतार दिए। और पता चलता है कि बिल गेट्स के पास ही विंडो के और मतलब विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के और एंड्रॉइड के सारे राइट्स हैं। यहां कौन था वो बच्चा जो सज्जन गलट का है ना, एंड्रॉइड विंडो इस टाइम पे बिल गेट्स के पास है ना एंड्रॉइड। तो यानी आपके फोन में जो कुछ चल रहा है और आपके लैपटॉप में जो कुछ चल रहा है और जो इंटरनेट पर जो पड़ा है, सब कुछ बिल गेट्स के पास है। समझ गए, है ना। आप जब गाड़ी में मोबाइल पर चलते हो तो आप किस रास्ते से गए, आपका गूगल अकाउंट 24 के 24 घंटे आपके ऊपर निगरानी रखता है। जैसे ही आप रास्ते पे जा रहे थे, आपने भरा उसके अंदर कि ऐसा भरा, आप जाकर रुक गए, फिर दूसरा बंदा भी रुक गया, फिर तीसरा भी रुक गया, फिर चौथा भी रुक गया, तो जो 5 किलोमीटर की निशान लग रहा बंदा है, उसके पास मैसेज चला जाएगा कि आगे भीड़ है, रास्ता जाम है, आगे लाल रंग हो रहा है रास्ते में। समझ गए ना, मतलब ऐसे सेकंडों में। ऐसा नहीं है कि आप सवेरे कहां थे ये बात शाम को पता चलेगी, इस टाइम आप यहां बैठे हो, कितने मोबाइल यहां बैठे हैं सब पता है उनको। ऐसा भी होता है कि हम बात कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट ऑन है और हाँ, किसी चीज की बात, हम जो भी बात कर रहे हैं, यहां जो भी बात कर रहे हैं, सबने एप्लीकेशन डाउनलोड करते टाइम अपनी एप्लीकेशन में अलाउ करके रखा हुआ है। तो आपका जो माइक है वो आपकी सारी आवाज कैप्चर कर रहा है। और अगर किसी के पास आईफोन है, एप्पल के फोन की तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो 24 घंटे हर 10, 20, 30 सेकंड में आपकी फोटो लेता रहता है, फोटो क्लिक करता है। वो इंफ्रारेड कैमरे से पता चलता है सामने कौन है, कैमरे के 24 घंटे लगा रहा है, इसी काम पे लगा और कुछ नहीं काम उसका, यानी वो आपकी निगरानी पे लगा हुआ है। अब यानी कि देखो, जिसके पास आपका बीज रखा है, खेत का बीज रखा है, समझ रहे हो ना, कितने किसान लोग हैं यहाँ, खेती से संबंध किस किस का है, हाथ खड़ा करिएगा जरा। और कितने लोगों के पास ओरिजिनल बीज है अपने, वो भी याद रखो खड़ा, एक भी नहीं। राम। समझ गए बात आप। देखो, सारे खेती करते हैं और किसी पे अपना बीज नहीं है, सारे बीज लेके आते हैं थैली से, बाजार से। बीज किसके पास है? बीज बिल गेट्स के पास है। और बीज डेवलप करने की विधि कहां से आती है, वो टेक्निक कौन सी है, वो इजराइल से आती है। समझ गए जी। डांगर कौन कौन पाला है, भैंस कौन कौन पाला है, और आपके गांव में जोटा किस किस का है, जोटे बड़द और खागड़, कोई को नहीं ना। देखो, पूरे गांव में खागड़ खत्म हो गए, पूरे गांव में जोटे खत्म हो गए, तो गर्भाधान कैसे होता है फिर? कृत्रिम गर्भाधान कहां से आएगा? कंपनी से। कंपनी में कृत्रिम गर्भाधान की कंपनी की जो टेक्निक है वो कहां से आती है? वो भी इजराइल से। ठीक, आपके इस शहर में, ये कस्बा है कि शहर है? छोटा कस्बा। IVF सेंटर खुल लिया या रह रहा है? नहीं अभी नहीं खुला। नजदीक में भूना है कि फतियाबाद? सिरसा IVF सेंटर आ गया। ठीक है, 4-5 सेंटर खुल लिए। आज से 5 साल पहले कितने थे? एक का था सर, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा भाई साहब। सिरसा में तो यहाँ तो अभी गाय बची हुई है, तो यहाँ इसलिए 4 हैं। वो गाय तो 40 सर। सिरसा जिला में 252 गौशाला है, हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा जिले में गौशाला है, इसीलिए सबसे कम IVF सेंटर है। तो आपको बीच में उसी बात ही कह रहे थे, आप कह रहे थे ना गाय बची हुई है। सिरसा जिला एक ऐसा जिला है, बीच में नहीं, डिस्कशन होकर पड़ा, नोट कर लेना। वो मेरी बात को आप अप्रूव कर रहे हो, मैं मानता हूं। अगर मैं कोई ऐसी गलत बात कहूं जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे तो मुझे टोकना बीच में, अदरवाइज मेरी बात अगर सही बात कह रहा हूं तो फिर समझ लो कि हाँ ठीक कह रहा हूं। सिरसा में सबसे कम IVF सेंटर इसलिए है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गायें बची है। अगर मैं रोहतक की बात करूं, करनाल की बात करूं, अंबाला की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, एक शहर में 40 IVF सेंटर हैं। यानी जहां पैसा है वहां बीज, आदमी का बीज भी बाजार से आ रहा है।
समझ गए बात? अब मैं ये कह रहा हूं कि आपका खेत का बीज भी बाजार से आ रहा है, आपका डंगरों का बीज भी बाजार से आ रहा है, और आदमी का बीज भी बाजार से आता है। 70% बच्चों में नपुंसकता और बांझपन आ चुका है, और ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। सेम 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 सेम। ये मैं बता रहा हूं, समझ गए ना? ये IVF से मतलब आपको क्या करना है कि ये बीज खत्म हो गया, अगर कंपनी ने बीज देना बंद कर दिया तो क्या करोगे? आपको समझना होगा, जब आपको शुरू में DAP यूरिया दिया गया, आपको सब्सिडी पर दिया गया, और पिछले 3 साल से किसान लाइनों में लग के DAP यूरिया ले रहे हैं, ब्लैक में भी ले रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? दूसरी बात, शुरू में जब आपको बिजली दी गई, फ्री दी गई, सब्सिडी पे दी गई, घर बैठे दी गई, तब आपको आज बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको महंगा पैसा देना पड़ता है, या फिर मिलता ही नहीं है, या फिर 100 टाइप की कंडीशन है जी। ठीक। ट्यूबवेल कनेक्शन शुरू में दिए गए तो सब्सिडी पर दिए गए, और आज ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है कि 100 एप्लीकेशन आई, उनमें मतलब 2 को परमिशन मिलेगी। जो भी चीज आपको सब्सिडी पे दी गई, किसान को शुरू में ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल सब्सिडी पर दिया गया, 10 रुपए लीटर तक का डीजल मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं अपने ट्रैक्टरों में भर के लाते थे उन दिनों में, ठीक है। अब वो डीजल अभी बिल उसका 1 साल पहले नितिन गडकरी का बयान है कि अगले 4 साल में पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे, और डीजल की गाड़ियां दिल्ली में बैन हो गई। समझ रहे हैं? डीजल सब्सिडी पे, पेट्रोल सब्सिडी पे मिला शुरू में, CNG गैस सब्सिडी पे मिली शुरू में, आज 82 रुपए हो चुकी है, और कह रहे हैं कि CNG भी बंद हो जाएगी। अभी कह रहे हैं LPG सस्ता वो एक ऑप्शन है, वो कह रहे हैं कि वो अभी LPG भी नहीं चला सकते हो। यानी कि आपको जो भी चीज सब्सिडी पर मिली, आपके बच्चों को शुरू में लगने वाले इंजेक्शन सब्सिडी पे दिए गए, अभी वो आपको खुद लगवाने पड़ते हैं, थोड़े से लगवाने पड़ते हैं, थोड़े से वो लगा के भेजते हैं हॉस्पिटल से ही लगा के भेजते हैं। वो कौन से हैं? इस बात को समझने के लिए बस एक बात समझ लेना कि आप कैंसर से मरो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर्जे में दब के मरो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आपस में लड़के मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध में मरो, दंगों में मरो, आप जैसे मर्जी मरो, आप बुखार से तड़प कर मरो, एक्सीडेंट में मरो, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे। समझ गए ना बात आप? यानी कोरोना का इंजेक्शन पक्का लगेगा सबको, वो सब ने लुआना पड़ेगा तब का। मतलब इसको आपको समझ में आ गई मेरी बात? कहने का मतलब क्या है कि सरकार को आपकी इतनी चिंता है कि आप बाकी सब बीमारियों से मर सकते हो, कोरोना से नहीं मरना। वैसे ही आपके छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदे वाले इंजेक्शन सबसे पहले फ्री में लगाए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? फायदे का मतलब समझ गए? क्योंकि मैं अगर नुकसान बोलूंगा तो इनकी वीडियो उठ जाएगी भाइयों की। समझ रहे हैं ना? पैदा होते ही लगने वाले इंजेक्शंस जिन बच्चों को लगे हैं, उनकी हालत जाकर के देखो। जिसको सबसे ज्यादा इंजेक्शन लगे हैं, कुछ मत करना, ज्यादा मेरी बातों को सच मत मानना। एक भी आदमी अपने गांव में जाओ और 2 बच्चे खेल रहे हो, उनमें से एक बच्चा ज्यादा ताकतवर दिखाई देता हो, ज्यादा हेल्दी नजर आता हो, ज्यादा तेज नजर आता हो, और एक बच्चा बुद्धू सा सुस्त पड़ा बीमार सा नजर आता हो, तो दोनों के मां बाप से इतना पूछ लेना कौन से का इंजेक्शन कितने लाग रहे। जिसके 10 लाख रहे पाओगे और जिसके 5 लाख रहे पाओगे, जिसके 1 भी नहीं लाग पाओगे, सब में फर्क साफ दिखाई देगा। जैसे अभी शाहगांव में चले जाओ, कोरोना का इंजेक्शन लगवाने वाले लोगों की आपको अब साफ साफ हालत नजर आ रही है। मन तो नहीं बताने की जरूरत, या बताऊं भी? गांव में हार्ट अटैक का क्या रेट है, ब्रेन हेमरेज का क्या रेट है, लकवे का क्या रेट है, नपुंसकता बांझपन का क्या रेट है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं लेडीज के अंदर, मैं रेडियोलॉजिस्ट, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि या तो लेडीज कंसीव ही नहीं कर पा रही है, और अगर कंसीव कर लेगी तो 4-5वें महीने के अंदर अबॉर्शन हो रहा है, अपने आप से बच्चे गिर रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, पीरियड्स में दिक्कत मतलब इरेगुलरिटीज आ रही है, गोड्डों में दर्द हो रहा है, किसी की आंखों में दर्द है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी के शरीर टूटा टूटा रहता है, किसी का काम करने का मन नहीं करता है। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, चेक कर लो एक बार गांव में जाके। हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों में से कितने लोग थे जिन्होंने सरकार के सारे अमृत प्याले पी रखे थे? पता करो एक बार, आपको पता चलेगा सारे के सारे इसी कैटेगरी के मिलेंगे।
क्या होगा, कोई एक दो ऐसा मिलेगा, वो एक दो भी ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा जो बचपन से आरएमपी पे जाके बुखार होने नुका कर मेरे टिक्का ला देना। एक आदमी सा ना गांव में जो नुका कर इंजेक्शन, जैसे बुखार का क्या नियम है कि 3 दिन तक आप, पहले दिन आप 24 घंटे खाना छोड़ दो, उसके बाद आप लिक्विड पे रहो और तीसरे दिन आपका बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस बीच 1-2 काढ़ा पी लो, यह है बुखार को ठीक करने का नियम। या लिक्विड खाओ। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, डॉक्टर सबसे पहले आपको जो दवाई देगा उसमें बोला रोटी खा के लिए। रोटी खाने में अगर आप रोटी खा लोगे तो आपके वाइटल फोर्सेस जो हैं वो सारे के सारे रोटी ने पचाने पर लाग जाएंगे, बुखार ने ठीक करने पर कोई नहीं लागे। इसलिए आपके बुखार के सिम्टम कम हो जाएंगे। बुखार अगर बंद हो गया तो अंदर कोई दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी। इसीलिए जिन लोगों ने गांव में वो जो देसी डॉक्टर थे, वो देसी डॉक्टर पे जिन ने बालकपण से लेकर जितने ज्यादा इंजेक्शन लगा रखे थे, उनकी उम्र उतनी है कम है। इबेगा दादा आपके पड़ोस में, आपके गांव में कोई 100 साल के नजदीक का कोई बुढ़ा या बुढ़िया, कोई दादी को दादा बच रहा हो, पता करना आप वो 100 साल इसलिए निकाल गया क्योंकि डॉक्टर का को नहीं गया। समझ गए ना बात? मतलब सीधी सी बात है, उसने जितनी कम दवाई ले रखी वो उतना ज्यादा जीवेगा और उतने गोड्डे सेट रहेंगे। जितने दवाइयां ज्यादा ले रखी उतने ही उम्र घटेंगी। जिनने 2 बूंद जिंदगी की अपने बड़का से प्यार रखी है, 45 पार करके दिखा दियो, गारंटी। या तो लकवा या ब्रेन हेमरेज या एक्सीडेंट में या सुसाइड में या फिर हार्ट अटैक में या फिर पैरालिसिस। 45 के बालक 45-50 पे पैरालिसिस होने लग गया सबका है। उनका हुआ है जो से 2 बूंद जिंदगी की ले रहे हैं, मजीद पर टिकवा रहे हैं। समझ गए ना गामा में बढ़ के? इन्होंने आपके डीएनए को इतने बुरी तरह से अटैक करना शुरू, क्योंकि इनको मालूम था कि ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, इनके लड़ने के मूल में इनकी गाय बैठी हुई है। जब तक ये लोग इन लोगों को नहीं हरा सकते, तो जो युद्ध की लड़ाई है, पहले तो बुड़किया की थी, फिर गंडासिया की थी, फिर बंदूका की आई, फिर तोपा की आई, फिर मिसाइला की आई, फिर देख लिया इसमें तो घने लोग मरा, इनमें अपने भी मर जाए, तो इनमें फिर इन्हें दूसरी निकाली। अब ये जो है ये लड़ाई अब मानसिक है। सोचो, आपको सबसे बढ़िया गुलाम करने का तरीका क्या है कि जो गुलाम है उसको पता ही ना चले कि वो गुलाम है। वो न्यू मौज कर रहा होगी, यार मौज तो के समस्या है। जिस तरह अगर मैं न्यू के आप फॉलोअर हो या जिसको आपने वोट दी है या जिस पार्टी को भी आप मानते हो, देखो आप जिसको मानते हो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, पर अगर मैं उसका विरोध करूं तो फिर आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं भाई? बात भाई, अगर मैं आपके मानने से मुझे आपत्ति नहीं है, उसमें मैं आपको छोड़ के नहीं भाग रहा, तो मैं जब विरोध करूं तो तब भी आपने नहीं भागना, पहली बात। या दूसरी बात, आप जिस भी पार्टी को फॉलो करते हो उस पार्टी की आज नहीं तो आज से पहले इस प्रदेश में नहीं तो किसी और प्रदेश में सरकार बनी है या बनी हुई है या चल रही है। क्यों जी? या तो किसी की दिल्ली में चल रही, कोई राजस्थान वाले का फॉलोअर है, कोई मध्य प्रदेश वाले का है, कोई जो है अपना शिवसेना का हो जाएगा, कोई दूसरा के नाम का हो जाएगा। आपकी जात का मुख्यमंत्री भी बन लिया होगा, मुख्यमंत्री नहीं बना होगा तो मतलब यहां नहीं बना होगा तो कितने और बन लिया होगा, ठीक है ना? आपके धर्म वाला भी बन लिया होगा, आपके बिरादरी वाला, आपके मतलब पार्टी वाला भी कोई ना कोई बन लिया होगा। आज तक भी कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद आपके बीज बचाने की लड़ाई में सामने नहीं आया। लॉकडाउन लगा हुआ था, आपका लॉकडाउन खुलवाने के लिए कोई सामने नहीं आया। आपके बच्चों के मोबाइल पर अश्लील वीडियोस आ रही हैं रेगुलरली, अभी भी आपका बच्चा गेम खेल रहा है, खेलते खेलते उसके उस पर अश्लील वीडियो आ जाएगी। आप फेसबुक चलाओ, फेसबुक पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप मांगते नहीं हो, अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना? आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वो सब मिल जाए। यानी आपके बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और आपका कोई प्रतिनिधि नहीं बोल रहा। आपको लोग घरों के अंदर कैद हो गए, ठीक बात। अब आपको पता ही नहीं चला। फिर इन्होंने क्या किया अगले नंबर पे, आपको घर में कैद कर दिया। कैद करने के बाद बोले कि घर से बाहर निकलना है, रोटी अगर खानी है तो रोटी के लिए आपको पहले एक काम करना पड़ेगा,
कि 2 इंजेक्शन लगवाओ और उनके सर्टिफिकेट दिखाओ, है ना। रोटी अगर खानी है, देखो आप जितने कामों पे इन्होंने रुकावट लगाई वो सारी आपकी रोटी से जुड़ी थी। क्या दुकान नहीं खोल सकते, फार्म नहीं भर सकते, पेपर नहीं दे सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, कोटे में से राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी, बच्चे का कोई काम नहीं होगा, थाने का कोई काम नहीं होगा, अस्पताल में जाओगे बढ़न नहीं देंगे, कोर्ट में जाओगे बढ़न नहीं देंगे, कितने जाओगे सचिवालय में जाओगे बढ़न नहीं देंगे। यानी आपकी जिंदगी रुक जाएगी अगर आपने वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाए तो। यही कहा था जी। आपका नेता खड़ा होकर के बोला क्या? कोई एक भी नेता की औकात नहीं थी बोलने की। चिल्ला चिल्ला के हमारे जैसे लोग किलकी मार मार के न्यू कह रहे थे अपने बालका ने बचा लियो, अगला नंबर उनका है। याद है ना वो लाइन मेरी, क्या अगला नंबर अपने बालका का है, उन्हें बचा लियो, क्योंकि ये बीज खत्म करने की लड़ाई है। लेकिन नहीं आया लोगों के समझ में। उस टाइम भी फिरा करते, क्या करते पता है? हाँ ये बुलारा न्यारा साइंटिस्ट है, दुनिया भर के साइंटिस्ट, दुनिया की सरकार, दुनिया के वैज्ञानिक पागल है, इतने साल हो गए लागन लाग रहे। अरे जब तक लागन लाग रहे, जब तक आदमी की उम्र कितनी घटली देख तो लो। गांव में एक भी डॉक्टर को नहीं होया करे था, एक भी अस्पताल को नहीं होया करे था, एक भी मानस बीमार को नहीं होया करे था। इब कोई घर बिता दो जो बीमार ना हो। हर घर के अंदर बीमारियां घुस चुकी हैं, हर शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी परमानेंट घुस चुकी है। और जिन लोगों ने ये केमिकल शरीर में डलवाए थे वो अगले 1 साल और 2 साल में परमानेंट बीमार होने वाले हैं। बोले उसका लीवर फेल हो गया, उसकी किडनी फेल होगी, उसके मल्टी ऑर्गन फेल हो गए, उसका हार्ट फेल हो गया, उसका फलाना ढिमकाना सब फेल हो गया। ये फेल न्यू थोड़ा होना जनाब, ये फेल है। अब ये जो केमिकल शरीर में डालिए, इसको डिटॉक्स भी किया जा सकता है, इसको निकाला भी जा सकता है। मैं आपको एक नंबर बता दूंगा, 85,578 57,235 लिख लियो सारे के गणे, बाद में बता दूंगा मैं आपने। 855 है घर आके दे के जाऊंगी ना जो चीज फ्री में मिलेगी ना जो चीज, वह जहर है जहर। या बात हमारे पुरखे कह गए, किसी पे कुछ भी फ्री में नहीं लेना। मारे सोनी आई समझ में, इन इसी आदत डाल दी कि इन तो लपेटांगे। इन लपेटने का तरीका क्या है? इन लपेटने का तरीका है आधार कार्ड। अमेरिका जाओगे ना, इटली जाओगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां एक नंबर मिलता है हर आदमी को जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी नंबर। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो न्यू कहे हैं कि यह मिट्टी जेल है डॉक्टर साहब, ये देशदास कुछ को नहीं है, रुपया ले देकर सब कुछ छीन लेते हैं। ये सब कुछ, परिवार भी, सुख शांति भी, टाइम भी, शरीर भी, स्वास्थ्य भी, सब छीन लेते हैं। और मारे वाले किले बेच बेच के बेचने लग रहे अपने औलाद ने। अब ये किले बेच बेच के क्यों बेच रहे भाई? इसको समझना, गौर से समझना। वहीं अंग्रेज और आज वाले काले अंग्रेज, ये काले अंग्रेज कौन है? आपके आसपास काम करने वाला सरकारी नौकर और आपका नेता, ये उन अंग्रेजों के पालतू कुत्ते की तरह काम करते हैं। मैं क्या करता काम ये, जो बेईमान है, जो ईमानदार है, जो खड़ा होकर लड़ता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहते सारे ना सोचो, देखा था कोई नौकरी करता हो बुरा मानने मास्टर की। जो ईमानदार मास्टर है, जिस मास्टर ने अपने स्कूल की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी हो, वो उसको सल्यूट है। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, आपके किस किस के गांव में सरकारी स्कूल है? हाथ खड़ा करो सारे, सब क्या है? किस किस ने पता है कि आपके स्कूल के मास्टर जी ने वह जमीन सरकार के नाम कर दी जो आपके पुरखिया की पंचायत की थी? किसी ने भी नहीं पता ना। स्कूल के मास्टर जी ने और एसएमसी ने मिलकर सारे गामा की, सारे स्कूलों की जमीन जो पंचायत की थी और आपकी सामूहिक जमीन थी, वह सरकार के नाम कर दी। खुश? ये विषय से मास्टर है, आप गुलाम कहोगे कि मास्टर कहोगे? ये बता दो भाई। मन तो नौकरी करनी, आशा वर्कर धमकाई, मैं तो नौकरी करूं जी। आंगनबाड़ी वर्कर, मैं तो नौकरी करूं जी। पटवारी का क्या काम है पता है?
पटवारी और तहसीलदार का एक ही काम है कि वो आपके जमीनों की निशानदेही करता है। ऊपर से जहाज से हेलीकॉप्टर से वो लोग चेक करते हैं कि इस जगह पर अगर फैक्ट्री लाग जाए तो बढ़िया हो जाए, या जगह किस किस की है, या जगह फलाने फलाना की है, यो लालची है, यो दारू पीवा है, इसने अपना छोरा विदेश भेजना है, इन्हें नौकरी चाहिए है, जिसने जो कुछ चाहिए वो दे दो और जमीन बिकवा दो इनकी। जोड़ जुकर टूटता हो तोड़ लो और जमीन करके जमीन काबू कर लो। ठीक बात? वो तो ऊपर से देखे जनाब, उन्हें आपा कौन देखते बस, क्योंकि हमको रोजी रोटी कमाने के चक्कर में ऐसा पागल कर दिया, हम तड़के उठते बात है और सारे दिन काम करके सारा पैसा कंपनियों के हाथ में सौंप देते हैं। एक थोड़ा पैसा बिजली कंपनी तय, थोड़ा पैसा पानी कंपनी तय, थोड़ा पैसा कपड़ा ही कंपनी तय, थोड़ा पैसा मोबाइल कंपनी तय, थोड़ा पैसा पेट्रोल कंपनी तय, थोड़ा पैसा गाड़ी कंपनी तय, थोड़ा पैसा ट्रैक्टर कंपनी तय, थोड़ा पैसा क्या जो कुछ काम करो कंपनी, कदे टूथपेस्ट की कंपनी तय, कदे नमकीन की कंपनी तय, कदे बिस्किट की कंपनी तय, कदे जूत्या की कंपनी तय, कदे जराब की कंपनी तय। अपने भाईचारे तक के दो कुछ भी नहीं। समझे बात आप? मतलब आप अपना सारा दिन, सारी कमाई, सारी ऊर्जा किसको दे रहे हो? कंपनी को। और मैं क्या कह रहा था कि सरकारों को बनाने का पैसा, सरकारों को बनाता कौन है? ईवीएम, मीडिया और बाजार। क्यों जी? फंडिंग ही बनाती है ना। और ये फंडिंग कौन देता है? कंपनी इनको, पार्टियों को। कंपनी आपसे इकट्ठा करके कंपनियों को मिलता है और कंपनियां फिर पार्टियों को देती हैं, फिर पार्टियां ईवीएम कंपनियों को देती हैं और उनको देती हैं। फिर वो सेट होता है कि कौन आदमी आपके ऊपर राज करेगा। राज करने का तरीका क्या है कि आपके गांव में आकर 5 आदमी चेक करके जाएंगे कि इस चौपाल में तो इस नेता की बात चल रहा है, इस चौपाल में इस नेता की बात चल रहा है, यार है तो लोगों का ये रुझान है, यहां लोगों का रुझान है। उस जगह पे इसी तरीके से सेटिंग हो जाती है और वहां पर वैसे ही सरकार बन जाती है जैसी आप चाहते हो। तो आपको लगता है कि आप ही कर रहे हो, आपको फीलिंग रहती है ना आप कर रहे हो। जैसे बताओ, पुलिस वाले ने लॉकडाउन के दौरान आपके गांव में बढ़ के आपके लठ मारे, आपने बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो दुनिया ने बचाने खातिर मार रहे। क्यों जी? लोग, आपने जब सर्टिफिकेट दिखाने की बारी आई वैक्सीन लगाने के लिए, कुछ लोगों ने तो ये कहा, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, सरकार न्यू कह रही है, अपनी वेबसाइट पर लिख रखा कि इसके लगवाने से साइड इफेक्ट हो सके, ठीक है, लेकिन भाई तरक क्या दे रहे हैं कि औरा ने बचाने खातर लुआना पड़ेगा। तेरे बचन खातर उसका कोई जिम्मेदार मानस? भाई देखो, ईब गामा में कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई आप ये बताओ, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं साइड इफेक्ट? हो रहे हैं। अगर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई एक आदमी तो जिम्मेदार होना चाहिए। चाहे तो वह नर्स जो धक्का करके गई, चाहे वह आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, चाहे मास्टर जी, चाहे नेताजी, चाहे डॉक्टर, चाहे कंपनी, चाहे सरकार, कोई तो जिम्मेदार हो भाई। अगर नहीं रहा है, हाँ जी बुजुर्गो, लेकिन होना तो चाहिए ना। लड़ाइयां है ही नहीं कि तक क्या है। यहां तो क्या है जी, देखो अपनी जो लड़ाई है ना वो ये है कि पहले तो समझो कि क्या होना चाहिए, फिर समझो क्या है, और जो होना चाहिए उसको करने के लिए बस यह समझना है कि कौन आवेगा। भाई आपके यहां क्या होना चाहिए, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो वो करने के लिए आएगा कौन? नेताजी नहीं आएंगे जी, मास्टर जी नहीं आएंगे, वकील साहब नहीं आएंगे, जज साहब नहीं आएंगे, थाने का SHO नहीं आएगा, और तहसीलदार, पटवारी, कोई आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, कोई किसान, कोई मानस, कोई आओगा के? CM आओगा, PM आओगा, MLA आओगा, कौन आओगा अपना ठीक करने खातिर? उसने कोई नहीं आवे जी।
क्योंकि मेरा क्या हुआ है, मैं जब यह टेक्नोलॉजी लेकर के पीएमओ गया ना 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू हुई थी और मेरा बिजनेस पार्टनर गौतम अडानी का दोस्त था, उसने फोन करा के हमारी सेटिंग करा दी। मैं मिलन चला गया, मैंने पूछ लिया, मैंने पूरी टेक्नोलॉजी दे दी। उसने मेरे तय इसने नरेंद्र मोदी ने मेरे तय 3-4 अफसर मिलवा दिए, अगला भाई तो इन तक बता दे, मैंने उन तक बता दिया। मैंने देख लिया भाई बात बढ़नी नहीं। मैं उसके बाद आ गया अपनी स्मृति ईरानी दौरा, उसके बाद चला गया मैं अपने सीएम दौरा, फिर मैं चला गया दिल्ली के सीएम दौरा, फिर मैं चला गया हिमाचल के सीएम दौरा, फिर मैं अपने हमारा एक नेता है हनुमान बेनीवाल, अपने आपने नुकागर में जाट नेता हूं राजस्थान में, मैं उड़े चला गया। फिर मैं चला गया अपने एमपी दौरा, एमएलए दौरा, जिला पार्षद दौरा, ब्लॉक समिति, सरपंच, मेंबर, स्कूल का मास्टर, स्कूल का प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल का मालिक, मैं सब दौरा गया। उनमें से एक नेता ने मेरे तक तो बात मेरे समझ में आ गई कि असली खेल तो यो है। पहली बात तो उसने मेरे तक न्यू बताई, भला बलारा जी एक बात बताऊं मखा के, तेरे हरियाणा में, मतलब वो अपने हरियाणा का लिखा, तेरे हरियाणा में 3 लाख में मैं सरकार के लिए तेरी सेटिंग करवा दूंगा। एक बालक का जो 1000 रुपये भी चार्ज करोगे तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 40-50 करोड़ सरकार में बैठे मानस ले लेंगे, बाकी 350 करोड़ थारे, और तेरी टेक्नोलॉजी भी काम आ जाएगी और तू पीछे भी कमा लेगा। मैंने कहा मखा तने लग गया कि मैं पीछे कमाने चल रहा हूं करता है। मैंने तो जो लड़ाई समझ में आ रही है ना, मेरे तो लड़ाई समझ में आ रही बीज बचाने की, वह इतनी खतरनाक है कि उसमें मैं अपनी जान बचा लूंगा, ये बड़ी बात है, पीछे बचाना तो दूसरी बात है। क्योंकि इस मुद्दे पे जिसने भी आज तक बोला वो बचा नहीं है। तो मैंने उस तक कहा मखाई सा है, तू तो मौज कर, तू न्यू बता, तू अपने स्टेट में इसने लागू कर सके है कि मैंने ये बालक बचाने, नई पीढ़ी बचानी, मैंने इस पर काम करना। पता है उसने मेरे तक क्या कही थी? उन्हें मेरे तक न्यू कही कि देवेंद्र उन्हें दुखी हो रहा खाम खाई, जिनकी औलाद का नाश होने लग रहा ना, जब उन्हें फुर्सत नहीं है, जब उन्हें ख्यास नहीं, तो तू क्यों ठेका ले रहा है? मेरा बात समझ में आई कि यार बात तो कति 100% सही है। जिनकी औलाद मरन ला, जिनकी औलाद का नाश होने लग रहा, उन्हें बेरा ही को नहीं असल बात तो यार, उन्हें पता ही को नहीं कि उनका नाश होने लग रहा। भैया एक बात बताओ, नमकीन कौन कौन खावा है आपके घर में? 8 खा के बताओ, 8 खा के बताओ। ये तरह नमकीन खाओ, चाहे तो आप खाओ हो, चाहे पड़ोसी ने खुआओ। नमकीन नहीं तो चिप्स, चिप्स नहीं तो कुरकुरे, कुरकुरे नहीं तो फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ पैकेट वाला खाना आपके घर में आपका बालक, आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी लेके आओ, लेके आओ कि नहीं आओ भाई? सोचना बात को है भाई। सारे जने बाजार में पैकेट वाला खाना खाते हैं। अब आज कुछ मत करना, जिस कंपनी की नमकीन या पैकेट आप खाते हो, जो भी सामान खाओ, ब्रेड खाओ, चाहे रस खाओ हो, जो भी पैकेट वाला सामान लाओ, उसके पीछे पलट के देखना, उसके टावे कंपनी के। हम ले गए काजू बादाम की मात्रा पता कितनी है उसमें? 0.1%। और मैदा ही मैदा, मैं तेरे की भाई कवा काजू के बिस्किट है ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जाके देखिए ऊपर लिख रहा है, मैं नहीं करना हो जी। देखो मेरी कई बात तो झूठी साची है उसका नहीं, उसने जो कंपनी ने बना रखा हुआ तो सरेआम बता ले, कदे किसी ने देखा नहीं होगा पछा पलट के कौन सी चीज कितनी है, या अगर उस पर नहीं लिख रहा तो सर्च कर लियो क्या % हो है। लेकिन जो मोटी बात है जो बताने की कोशिश कर रहा वह यह है कि वो जो पैकेट वाली चीज है, ब्रेड है जिस तरह, ब्रेड के पीछे देखना, उसमें लिखे होते हैं आइटम्स 404, आइटम 521, आइटम 1100, ऐसा। वो आइटम का साइड इफेक्ट सर्च करियो फोन में कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और फिर देखिए वह बीमारी घर में है कि नहीं है। अगर घर में बड़ा बुजुर्ग होगा तो उसके बाद बीमारी पाओगी पक्का, जो उसमें लिख रहा है कि इसके साइड इफेक्ट हैं। और अगर वो बच्चा खा रहा है तो समझ लो आने वाले टाइम में होगा।
प्रिजर्वेटिव। ठीक, जो भी है, मतलब प्रिजर्वेटिव भी है उसके अंदर, एसिड कंट्रोलर भी है, एसिड रेगुलेटर भी है, कई सारी चीजें। ठीक है जी। दूसरी बात, नमकीन के पैकेट के ऊपर कॉटन सीड ऑयल, बिनोले के तेल को बोलते हैं, और बिनोले का तेल कहां से मिलता है? कपास से। और कपास तो अपने एरिया में होती होगी यार खूब। अच्छा, देसी कपास क्या परसेंट हुआ है? 5%। 0 पर ताप बंदे कौन जाता को जो बोवे है उनने बेरा है 0%। 3 एकड़ में थी सर। कोई 1%, मतलब अगर आप 1000 एकड़ में 3 एकड़ है तो 0% है, 0.कुछ% बनेगी। समझ गए ना जी? मतलब 1% से कम मान के चल पड़ते हो, देसी कपास मिलेगी। बाकी कपास कौन सी है? बीटी कॉटन है भाई। सुनो, या काम की जवाना की बीटी कॉटन मिलेगी बाकी की। और बीटी कॉटन जीएमओ है, पता होगा यह बात? ठीक है। जीएमओ का मतलब बेरा क्या है? जीएमओ जो बुजुर्ग है उन्हें नहीं बेरा। जीएमओ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जुकर हुआ सुअर होया करे, एचएफ जिन्हें अमेरिकन गाय कहो है, आधी मैस आधी गाय, वह जीएम है। हाइब्रिड जिन्हें कहा करे, पहले हाइब्रिड कहा करते, वह जीएम आ गई। अच्छा, खच्चर है जुकर, घोड़ा और गधा मिलकर खच्चर। ठीक है, ऐसे ही वो जीएम है, उसमें कीड़े का जीन डाला जाता है। जो मैंने कहा ना, एक डीएनए बाप से एक मां से, वो क्या करते हैं, मां आड़ा या बाप आड़ा डीएनए बदल के उसकी जगह सुअर का, किसी बीटी कॉटन, बीटी कीड़े का नाम है एक बीटी, उस कीड़े का जीन उसमें डाल देते हैं। समझ के बाद, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सुअर का दिल ला के देखा, आदमी पर काम कर गया। समझ रहे हो बात मेरी? मैं उंगली तो नहीं कह रहा। ईब क्या होया, मैंने तो मेरे तक मेरी तो वीडियो मिल जाएगी सारे चैनल पे। मैंने बीटी कॉटन कहा, सर्च कर लो बीटी की फुल फॉर्म क्या है। बीटी किसना कम है? बीटी कीड़े का नाम है, फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं। ठीक है। अच्छा, वो जो जीएमओ है वो क्या जीएमओ है? आपके बाजार में जितना लाल सुंदर, और अभी थोड़े दिन पहले भारत की सरकार ने जीएम सरसों को भी मंजूरी दे दी। ठीक, किसानों ने विरोध भी किया, लेकिन जो आम जनता थी वह उसके विरोध में खड़ी नहीं हुई। आपको जानकर हैरानी होगी जनाब, 2020 में ब्राजील की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी, जब आप लॉकडाउन में बंद थे। उसने रिपोर्ट जारी करी कि जो भी जानवर या इंसान जीएमओ खाता है, अच्छा जो तेल है, बिनोले हैं, अपने डांगर भी तो खावे है ना, तो उसने ब्राजील की सरकार ने रिपोर्ट जारी करी कि जो भी डांगर या फिर जो भी आदमी जीएमओ खाता है, या तो वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा हो। अब यह बात गांव की महिलाओं ने पता है कोनी कि मैं अपने बालक में जहर खुआन लग रही। दादा ने बेरा ही कोनी कि तो 10 रुपए का पैकेट जो 10 रुपए पकड़ावे वो बाजार में तो लेकर आवे वो जहर है। वो जो दुकानदार बेचने लग रहा उसने बेरा ही कोनी कि तू सबते गांव का नाश करने लग रहा। बेरा ही तो कोनी, समझ का कौन बेरा, क्योंकि उस ज्ञान ने देनिया कौन होगा? भाई साहब, जो यार जीएमओ बनाने वाली कंपनियां हैं, यही फंडिंग देती हैं पार्टियों को, यही फंडिंग देती हैं मीडिया चैनलों को, यही फंडिंग देती है एडवर्टाइजमेंट को। और हम लोग सुथरी बढ़िया सा होटल देख के ना मनमोहित हो जाते हैं, और ज्यादा भीड़ देख कर उस पार्टी ने बड़ी पार्टी मान ला। लेकिन आपकी पार्टी का नेता आपको बताएगा नहीं कि आपके लिए हमने जहर स्पॉन्सर कर दिया। मेरे वर्ग आदमी आओगा, सच्ची बात बताओगा, फिर आप जैसे लोग, जो लोग सोचते हैं, कल एक बुढ़ा न्यू बोला भाई छोरे न्यू बता करना क्या है, मगर तेरे तो मैंने एक बात बता दी कि यह चीज जहर है तेरे बच्चे के लिए, उसके बाद भी मैं बताऊंगा क्या करना है। क्यों भाई? मैंने तो न्यू बता दिया कि यह चीज तेरे बच्चे के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए उसके बाद मैं थोड़ी बताऊंगा तेने क्या करना। तन्ना अपना बालक बचाना, अगर तने नहीं बचाना, तने खुआंदे रहना है कि नहीं खुआंदे रहना है, तू देख। फिर क्या कहेंगे? बोला तू आगे बढ़, हम तेरे साथ, मगर जवानी बढ़ता।
मैं बढ़ता मैं क्यों बढ़ू? मेरा बालक तो ना बाजार का सामान खांदा, मेरे बालक ने तो आज तक कैंपा नहीं पी, कोक नहीं पी, मेरे बालक ने तो आज तक बाजार का कुछ नहीं खा लिया, मेरे बालक का तो आज तक मोबाइल भी को नहीं, मेरे बालक ने तो आज तक स्कूल की टेंशन में भी नहीं आया, ना मेरे बच्चे ने पढ़ाई का कुछ करना, ना मेरे बच्चे ने कदे नौकरी करनी, ना मैंने मेरा बच्चा ट्यूशन कड़ी भेजना, ना मन ने नहीं कड़ी कुछ करना। मन ने अपना बच्चा जिंदगी के लिए तैयार कर रखा और वो 7 साल की उम्र तक कर रखा, उन्हें तो सारी दुनिया जाने मेरे तो। मन ने अपनी को नहीं चिंता ना, मन तो न्यू चिंता है कि जी वो 10 साल का था तो मेरे से न्यू बोला नीचे मार्केट में था, बोला पापा जी वहां ना टॉयलेट में एक अंकल और एक भैया अपने को खुद ही इंजेक्शन लगाने लग रहे थे। मैंने डीएसपी तो बात करी, मगर डीएसपी साहब केरोड़ा है, क्योंकि उसके 2 बच्चे मेरे पे पढ़ा करते, चंडीगढ़ की बात है, मगर यू केस होता है बंद कराओ ना। मेरे तन्यू बोला बलारा जी बंद कराने की मारियो बात को नहीं, क्योंकि जो नशा बेचने वाले हैं वो सत्ता में बैठे हैं, जैसे ही मैं पकड़ के ले जाऊंगा उड़ता फोन आ जाएगा, मैंने छोड़ने पड़े, हम तो गुलाम है, नौकर है हम तो फिर वहां तेरे बड़का का भी नंबर आओगा। फिर मैं डीएसपी तो बोला आवेगा भाई, मगर मैं तो को नहीं आने दूंगा, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो कम से कम ऐसा माहौल बनाऊंगा कि मेरे बच्चे के अगर 10 दोस्त है ना तो 10 में तो एक भी ना हो ऐसा। फिर उन 10 ने भी माँ बाप ने कहूंगा कि तेरे बड़क की जो और 10 दोस्त हैं उनने भी बचा लो थम, फिर उन्हें कहेंगे भाई थम अपने बड़का के दोस्तों को बचा लो, क्योंकि आपके बच्चे के दोस्तों में अगर एक भी बालक अगर खराब है तो आपका बच्चा खराब होना घना दूर को नहीं। अगर पूरे गांव में एक भी बच्चा खराब है ना तो वो नशा पहले आपके पूरे गांव में नहीं था, आज आपके गांव में 2 ठेके हो सकते हैं, आपके गांव में सारी ड्रग्स मिलेंगी। यार सिरसा के इलाके में तो चिट्टा भी खूब मिलता है। 5 मिनट में मिल जाए बाहर लिख दे भाई, बता रहा। और आपने कौन सा पता नहीं कौन चिट्टे का कारोबार यहाँ थाने में मिल जाए। देखो कमाल की बात क्या है कि जन जन को पता है ये बात, और गलत बात क्या है कि हम इस बात को रोकने के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। यहां जब मेरा बच्चा खतरे में है ना भाई साहब तो मेरे को जीने का हक नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शेर ठा के ले गया था, चित्ता ले गया था ठा के ने, छोरे ने पढ़ी होगी खबर, पढ़ लियो खबर, छोरे ने चित्ता ले गया 2.5 किलोमीटर तक, उसकी मां पछ बाजी और उसका लड़का लहू लुहान हो रही अपने ना बचा के लाई, खान तो पहले पहुंच गई। कुतिया ना कुतिया, तीन उसके पलू रहे हो, उसके नजदीक जाकर दिखा दो, पाड़ के खा जाएगी। कुत्ती तभी गए गुजरे आपा तो नहीं, मतलब मैं अपनी बता रहा हूं जी, जो अपने बड़का ने बचाने खातर है स्कूल में मास्टर ने बोला जी लुआने पड़ेंगे, जो बड़का के लागन लाग रहे थे ना, बेरा ना के लागन लग रहे थे, मैं नाम नहीं लेना, इनकी वीडियो डाउन कोई लाइव चलती होगी पता ना जी। स्कूल में जो बोले लाने पड़ेंगे, मैं वो छोरा ने बोला मैं नहीं लुआ करता जी, मेरे बाप तो न्यू कह रखा अब जब मास्टर धक्का करे नहीं तो ईंट ठाकर सिर खोल दिए साड़े का, हमने ठीक कर ले रखा। अब ना अपनी अस्मिता अपना शरीर बचाना जरूरी है भाई। मेरे शरीर का मेरे तक पूछे बिना हाथ क्यों कर ला देगा। मैं आपको कानून की परिभाषा में बताता हूं, कानून की परिभाषा में मेरे शरीर का न्यू भी टच नहीं कर सकता कोई, न्यू तो छोड़ो, पुलिस वाला भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे भी टच कर दिया उसके लिए भी उसको सजा होगी। ये उसमें आता है, शोषण में आता है। ये आपके बच्चे के शरीर में केमिकल डालना तो रेप के जैसा है, धक्के तक केमिकल डालना, रेप में भी यही होता है, बस केमिकल यहां बाजू के जरिए जान लग रहा है। तो मेरे पास स्कूल में तब फोन आया मास्टर जी का, ने बोला आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा है। मैं बोला बदतमीजी कैसे कर रहा है? न्यू कहने लगा, बोला न्यू कह रहा सिर खोल दूंगा। मैं तो गणित इज्जत पेश आ रहा, जब मृतक है नहीं तू तक कहता है अगर लुवाने पड़ेंगे, मैं तो जान का मार दूंगा ना, कड़े का बनाऊंगा ना मास्टर। मेरी औलाद का तो कर देख लेगा भाई। फोन आवा है, बोला आशा वर्कर धक्का कर रही, लुवाने पड़ेंगे इंजेक्शन, ये बड़ा कड़े छोटे आड़े, मगर फिर लुआ ले। वो बहन जी थी, कोई फोन आया था मेरे रात में एकदम 10 मतलब सवेरे 10 बजे फोन आ लिया, बोला बहन जी आ रही है आशा वर्कर, मगर फिर लुआ ले। बोला ना जी लुआने को नहीं, मैं फिर नट जा, इसमें मेरे तक पूछा
बोला जी मानती को नहीं आप। मगर बालक किसका? बोला जी मेरा। तन्ने लुआना? बोला ना। मगर लट पड़ा या तेरे घर आ रही, तुझके घर आ जा रही? बोला या मेरे घर आ रही। मगर लट पड़ा? मगर हाँ। बोला ठा के टांगा मार दे। और नु कह चोरी करना रही थी, मेरे बालक ने धक्के ठा के ले गई। 112 पे फोन कर दे। तेरे घर में आया हो आदमी तेरी गल धक्का कर जाए, मतलब शर्म की बात है यार। या तो बाबू ने बोली ठीक है जी भैया, समझ में आ गई बात। ये बात को देख लूंगी। सारे मोहल्ले में वो अकेली थी जिसने कौन लुआए थे। उसका बालक न्यारा है। मार दो ऐसे ऑर्गेनिक बच्चे ढेर सारे हैं, कोई 4 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, जो आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, न्यारे बालक है। जिनसे 2 बूंद जिंदगी की पियोड़ है, हमें जिंदगी नहीं जेल लग रहे। आपको साफ दिखाई देंगे, मैं नहीं कह रहा हूं जी। सड़क पर चल दो 2 मानस चल दो ना, दूर से बेरा लग जाएगा। इन कोरोना वाली वैक्सीन लगा के नहीं चलते पता लग जाएगा। कुछ बताने की जरूरत को नहीं। इब तो सब ने बेरा लग रहा, लेकिन रोड़ा यो है कि बेरा लग गए पास से के करा जिम्मेदार, क्योंकि ये फिर आएंगे आपके बच्चों के लिए। अब मैं आपको 2-3 बात बता रहा। बाजार में जितना सामान आ रहा है वो नपुंसक बांध बनाने का, जितना नशा होता है वो नपुंसक बांध बनाने का। खेत का बीज खत्म हो लिया, डांगरा का बीज खत्म हो लिया, मानस का बीज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास? तो जी नहीं समझ में आ रही थी? अगर मेरी बात नहीं समझ में, नस्ल बचाओ रैली जायज है? मतलब ये शब्द जायज है? परमिशन लेने गया था हमारा साथी उधर डीसी दफ्तर में। मैं बोला उससे मगर न्यू ना बताइए कि जनता सरकार मोर्चा की रैली है, नहीं तो उन्हें देंगे। बोला फिर परमिशन में क्या लिखूं? मगर उसमें न्यू लिख दिया नस्ल बचाओ रैली करांगे। वो पूछने लग गया उससे, बोला वो पूछेगा क्या की नस्ल बचानी है? तो मैं कह दिए तुम, उन्हें जाकर कह दिया डीसी दफ्तर में। बोला जी क्या की नस्ल बचाओगे? जो टैग नस्ल बचाओ ना, जो टैग खत्म हो जाए। बोले कितने के मानस आओगे? अब तो न्यू कह दिए, अब 3-4 मानसा तो फोन कराया था, पाछली बार तो 300 आए थे। इब का फोन तो गड़े तो लग रहा मेरा नहीं कितने आओगे, जिन्हें नस्ल बचानी होगी आ जाए भाई। या जिन तक बात पहुंचेगी, कई लोगों तक बात नहीं पहुंचती। आप तक मैं सिर्फ इसलिए आया कि बात पहुंचे लोगों तक। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि देखो मेरा पर्सनल स्वार्थ है। मेरा बच्चा जब बचेगा, जब मेरा समाज बचेगा, सीधी सी बात है। मेरे समाज में अच्छा खाने वाला मेरे तन्यू बोला मगर ताऊ इस जहर ना गिरा कर खेत में, ये डीएपी पेस्टिसाइड मार पैसे मानस हैं। आपके खेत में खेती करने सिखाओगे। कपास का ओरिजिनल बीज चाहिए, हम ला के देंगे। गेहूं का चाहिए, हम ला के देंगे। जौ का चाहिए, हम ला के देंगे। हमारे साथी हैं जितने इसे लोगों के हमारे कॉन्टेक्ट हैं, जिनने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बीज बचाने पर ला दी। डांगरा का बीज, मरसा का बीज, अपनी गौशाला का। उन्हें सरकार तब नहीं बताया कि हमारी गौशाला आया, क्योंकि सरकार तब बता दिया तो सरकार का आदमी आके उसके भी ठोक देगा इंजेक्शन। अब ये ना नई बीमारी आ रही उसकी इंजेक्शन है, उसके कौन है इंजेक्शन? हमने बेरा डीएनए खराब करने का इंजेक्शन नहीं है। डीएनए खोना है, डांगर का भी खोना, खेत का भी खोना और मानस का भी खोना। डीएनए चाहे चुकरी खोना पड़ो, चाहे ब्याह करवा के खोना पड़ो, चाहे धक्के तय धर्म परिवर्तन करा के करवाना पड़ो, चाहे धक्के तय मतलब आपके बच्चों को मतलब देखियो क्या कह रहे हैं ये, गांव के गांव में ब्याह कर सको बालक मारा है ना। अगर परिवार से अगर खतरा है, परिवार से अगर खतरा है, मतलब लैंग्वेज देखो उनकी कानून की या उसकी, कि अगर परिवार से खतरा है तो पुलिस संरक्षण देगी। और जब पुलिस से खतरा हो तो भाई फिर क्यों जाऊंगा? परिवार को तो खतरा था, हम बताने लग रहे, और पुलिस है जब तक क्या करे, सरकार है जब तक क्या करेगी, तो फिर क्यों जाऊंगा आप? असली तो परिवार, ये परिवार तोड़ने पर लगे पड़े, क्योंकि परिवार नहीं टूटेगा तो बाजार कैसे चलेगा भाई? ये एक बात देखो, सारे गांव में एक टेलीविजन, सारे गणे जाएगा देख लो। जिन्हें शौक है, जिन्हें शौक नहीं है उन्हें जरूरत नहीं जान की। फिर रोड़ा हुआ है, अब एक टेलीविजन में एक जने की चाल रहा है, भाई के चाल लेगा, अपन न्यारा लिया हुआ अपना, चल भाई लिया, कितने मोहल्ले मोहल्ले में आ गए, चल भाई। फिर मोहल्ले मोहल्ले तक बात आएगी, घर घर में आएगी, फिर घर में भी रोड़ा, दादा ने कुछ और देखना, पोते ने कुछ और देखना है, बाबू ने कुछ और देखना, मां ने कुछ और देखना, यो भी कलेश हो गया भाई। फिर चल एक घर मतलब पूरा ज्वाइंट फैमिली थी, 15 मानस इकट्ठे देख सके थे, फिर ना 15 मानस इकट्ठे नहीं। इसमें यह वाली फिल्म परिवार के बैठ के देख सकते, या न्यारी देखनी पड़ेगी, है कि नहीं?
तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर घर न तोड़ोगे भाई। नु बोले टेलीविजन की जब एडवर्टाइजमेंट थी ना, या अंदर की बात हूं मैं, स्ट्रेटजी मेकर क्या कह रहे हैं, अब जी टेलीविजन की बिक्री खत्म होगी कैसे बढ़ाएं, बोला बढ़ाना क्या था, एक परिवार में 4 भाई इकट्ठे रहो हैं, चारों का परिवार रहो है, 4 घर बना दो उनके, चारों घर में एक हो जाएगा। क्यों जी भाई, तो बढ़िया काम है भाई। 4 घर, एक परिवार के 4 परिवार बना दिए तो 4 गाड़ी लेनी पड़ेगी, 4 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, 4 बाथरूम बनाने पड़ेंगे, 4 टॉयलेट बनाने पड़ेंगे, 4 बाल्टी लेनी पड़ेगी, 4 मतलब टीवी लेने पड़ेंगे, 4 सब कुछ 4 चाहिएगा, 4 प्रेस, 4 मदानी, 4 पैंडे, 4 टंकी, 4 घर, सब कुछ 4 चाहिएगा। फिर उस मानस ने गांव छुड़वा के सिरसा शिफ्ट करा दो, चोपटा शिफ्ट करा दो, फिर एक घर गांव में, एक घर यार्ड है, ठीक। फिर एक समान गांव में चाहिएगा, एक समान यार्ड चाहिएगा। फिर उस घर में जूत बजवा दो, माँ के कमरे में न्यारा टेलीविजन, बेटी के कमरे में न्यारा, बेटे के में न्यारा, बाप का ड्राइंग रूम, रिश्तेदार का न्यारा, एक के घर में 4, एक के घर में 3। फिर और कलेश करना हो तो सबकी गोद में दे दो टेलीविजन, यू आ गया सबकी जेब में। क्यों जी, सब अपने अपने लेकर बैठे रहो। देखो ना, बाजार समझ मारे आपने, किसान बोया करता, एक हिस्सा सुनारते दे दिया, एक हिस्सा लुहारते दे दिया, एक हिस्सा कमारते दे दिया, एक हिस्सा चमारते दे दिया, एक हिस्सा सब सने एक हिस्सा बांट लिया, सारे मजबूत होने लग रहे, एक भी कमजोर नहीं है। सबकी दादी नानिया के गले में, हाथा में, पैरा में सोना चांदी रहा करता, नहीं रहा करता जी, मेरे देखिए और बात है जनाब। ईब सबका गोल्ड लोन में पड़ा बैंक में, जमीन भी पड़ी, मकान भी पे लोन पे, कार भी लोन पे, ट्रैक्टर भी लोन पे, अर्जुन से भाई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें ना, हैं उनके तो लत्ते भी लोन पे हैं, ठीक ठीक है। अब आप सोचो, परिवार का प्रत्येक सदस्य लोन पे, अब भाई चलो इनकी फैमिली बच रही थी, चलो परिवार बच रहा था, अगर हस्बैंड था घर बाहर गाड़ खा गया करता लोन वाला की कोई बात नहीं, तो सरकार ने कहना लेडीज को एंटरप्रेन्योरशिप देंगे, अभी हम लेडीज को बाहर निकालो। जो लेडीज घर सब कुछ मैनेज करा कर दी, इबुआ घर ना देखो, इबुआ बड़का ना देखो, उनके को ना देखो, इबुआ बिजनेस देखो, ताकि वह भी लोन में आवे, ताकि उन्हें भी बैंक वाले न्यूए गाड़ देवे जो उसके आदमी दे। उसने पंचायत में ले जो, उसने विधानसभा में ले जो, ट्रेनिंग क्या की है नहीं बेचारी की, बेरा है नहीं बेचारी ने बोलने का, उन्हें न्यू बेरा नहीं दुनिया में क्या है ले जो, ठीक बात। अब क्या रह गया, अब बात देखो, बीज खत्म हो लिया जी, समाज में भाईचारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्राइम भी बढ़ लिया, नशा भी बढ़ लिया, और उससे बड़ी बात यह है कि पंचायत की हो, चाहे पंचायत घर की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे जोड़ की हो, चाहे बनी की हो, चाहे श्यामलात की हो, जितनी भी जमीन सुननी पड़ी थी लाल डोरा तोड़ के सारी जमीन सरकार ने कर ली अपने नाम। तो अब आपके गांव के पास जमीन भी नहीं बच रही, तो नस्ल बचाओ रैली की जो पहली डिमांड है वह यह है कि जितनी जमीन सरकार ने अपने नाम करी है वह सारी जमीन उल्टी गांव के नाम करो। गलत है सही है भाई? जुकर गांव में कोई बाणिया था, गांव छोड़ गया और मुंबई रहा, उसमें लैंड बैंक कानून में क्या लिख रखा कि ये जो जमीन सुननी पड़ी पावेगी जिसने कोई क्लेम नहीं करे, अपना अपना घेर अपना बाड़ा तो क्लेम कर लिया, वो तो नहीं करा किसी ने, जो बाणिया का था पड़ा खाली उन्हें भी वो भी अपने नाम करेगी। जिसने तहसीलदार के मिलकर किसों की जमीन किसों के नाम कर दी, ये सारे कई गांव में रोड़े बाज रहे, उड़े निन्याने में बाज रहा, फलाने में बाज रहा। तो ये हम यूं को वहां कि गांव की जमीन जो थी ना सरकार की को नहीं वाह, तो सामूहिक जमीन सारी की सारी उल्टी गांव के पास नाम कराओ। गलत है सही है जी? है कोई भाई कंधा हो गया, गलत है, सरकार पर रहनी चाहिए, सरकार पर रहनी चाहिए जमीन उठा रहा है। हमारा नाम उत्तर जमीन नाम पटेल महाराज आ रहे हैं, कब्जो करके मेरे नाम में सब नहीं हो गया तो उन्होंने बिगड़ा तो बिगड़ते 25 किला ऊपर जोड़ी है भाई, और गांव की जमीन है वो खुद बनाया बोलते हैं। देखो बात क्या है भाई साहब, मैं आपने एक बात बताऊं,
बात यह है कि जो गांव की है वह गांव की है, ठीक है ना जी। गांव की जमीन गांव का ही इस्तेमाल में होनी चाहिए, पर्सनल इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए। और सरकार के पास नहीं रहनी चाहिए, उसका निर्णय ग्राम सभा के पास रहना चाहिए। पंचायत के पास भी नहीं रहना चाहिए उसका निर्णय, ग्राम सभा के पास, क्योंकि पंचायत तो अगली बार फिर बेच देगी, अगली बार कोई पंचायत कोई नकम्मियां होगी तो। ग्राम सभा मतलब हर आदमी। दूसरा बिंदु, जो रेडिएशंस है मोबाइल के, इनकी रिसर्च होनी चाहिए दोबारा से कि आदमी के शरीर पे क्या असर पड़ता है, और इसके अंदर जो चल रही है अश्लीलता है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। हमारे गांव के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए कि जिससे बच्चे को गांव छोड़कर ना जाना पड़े और उसके रोजगार का इंतजाम गांव के अंदर ही हो। गलत है कि सही है जी? हमको या किसी को भी पैदा होने के बाद या पैदा होने से पहले गर्भवती महिलाओं को और पैदा होने वाले बच्चों को जबरदस्ती कोई इंजेक्शन लगाने के लिए बाध्य ना किया जाए। गलत है, सही है जी? आपको जैसे 2 साल पहले इन लोगों ने आपकी रोटी के ऊपर काबू करके आपसे मनमर्जी के काम करवा लिए थे, अगली बार वैसा ही करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका सब कुछ जोड़ रहे हैं। आपका वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। समझ रहे हो ना बात आप? जैसे अगर सरकार को यह मालूम पड़ा कि यह सरकार विरोधी रैली है, इसमें इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इतने मोबाइल हैं, इस मोबाइल का नंबर कौन सा आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड की गेला कौन सा वोटर कार्ड है, उस वोटर कार्ड में तो आपकी वोट ही कट जाए तो आपकी वोट वैल्यू नहीं रखती, फिर सरकारों नहीं किया जाएगी। समझ के बात आप मेरी? तो आपको ये निगरानी करनी पड़ेगी 24 घंटे कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं पहले, ठीक बात? तो नए बच्चे 4 साल में, जो बच्चा अभी 12वीं किया है 4 साल में, जो पिछले 4 साल लॉकडाउन के दौरान कोई पढ़ाई नहीं, कोई समाज नहीं, कोई लेना देना नहीं, सब मोबाइल वाले बच्चे हैं जिनने 12वीं करी, मतलब जो 18 साल के हुए, सबकी वोट बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में धक्का कर रही है सरकार कि इनकी वोट बनाओ, क्योंकि ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिनने अकल नाम की कोई चीज नहीं, मोबाइल के हैं, ये सारे के सारे मोबाइल पे जैद देखने लग रहे। 10-15 करोड़ बालक हैं, ये वोट जबरदस्ती अपने फेवर में करने की प्लानिंग कर रही है, अपन इसका भी नहीं बेरा। हम ये कह रहे हैं आधार कार्ड की कंपल्शन कति खत्म करनी पड़ेगी, अपन नहीं करनी पड़ेगी जी, बयान नहीं देने कड़ी, क्योंकि आधार दे दिया मतलब अपने आप को सौंप दिया। आधार कार्ड के साथ आपका बैंक खाता, आपकी गाड़ी का फास्टैग, आपका गाड़ी के कागज, आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, आपकी गैस का कनेक्शन, आपके जितने कनेक्शन सारे जुड़ रहे ना जी, है ना? अगली बार अगर आपको काबू करना हो तो क्या करना है? सिर्फ आधार कार्ड बंद कर दो, बस सारी सेवाएं बंद नहीं हो जाएंगी जी। संभव है कि नहीं है ये बताओ जी? संभव है। पहले किया इन्होंने, इसीलिए ये दोबारा फिर करेंगे, ये दोबारा फिर लपेटेंगे। और हमारे पुरखों ने एक ये बात कही थी कि जनाब अगर बारिश का इंतजाम करना है तो चमासा आने से पहले कर लो। अगर आपने अपने बच्चे बचाने हैं, 4 बच्चे नहीं हैं, ये बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए ये लड़ाई को अपन आगे तक लेकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहले एक बार लोगों की संख्या दिखानी पड़ेगी। वो लोगों की संख्या दिखाने के लिए ये रैली दिखा रहे हैं कि भाई इतने लोग हैं। मान लो आप अपने गांव से 15 लोगों को ले गए रैली में देखा बहुत लोग थे भाई, मैंने 15 ही गया बस। गांव में रस्ते में आंदे प्लान बनाओ कि भाई बात तो ठीक कह रहे थे, गांव जगाना पड़ेगा, मां को भी बताना पड़ेगा तू अपने बालक ने के जहर खुआन लग रही, दादा ते भी बताना पड़ेगा, बाप ते बताना पड़ेगा, जो पैसा तू कमान लग रहा सारा कंपनियां पे जान लग रहा है, अपने बालक का इंतजाम शहर गांव में ही करना पड़ेगा। क्यों जी? सुख शांति से रहना जरूरी है कि ज्यादा पैसे में रहना जरूरी है? नहीं बताओ, बस सुख शांति के लिए आप काम करने लग रहे। ये जो नस्ल बचाओ रैली है ना, या अगली नस्ल की सुख शांति के लिए है, नहीं तो आपके बच्चे को अपराध, बंदूकों वाली वीडियो गेम चला हुआ है, अश्लील वीडियो देखा है, मोबाइल में कुछ नहीं है, पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, जमीन नाम की कोई चीज नहीं है, भाईचारा नाम की, समाज में सद्भाव की, उस बच्चे ने बेराई को नहीं जिंदगी जीने के ऊपर है, क्योंकि किसी ने सिखाई है नहीं।
पहले हमको जिंदगी जीना सिखाया करता कट्ठा संयुक्त परिवार, वो परिवार तोड़ दिए। माँ अपने काम में उलझ रही, माँ अपने मोबाइल पर लाग रही, बाबू बाहर अपना लाग रहा। छोरे तो समझा होगा कौन जिंदगी को कर जीनी, ना दादा दादी ना पड़ोस उसके पास कोई भी को नहीं। हर आदमी डरा हुआ है, अकेला महसूस करता है, मैं क्यों कर बचूं, मैं क्यों कर बचूं। तो आप एक काम करते हैं, आपके बालक ना मैं बचा लूं, मेरे ना आप बचा लो। ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसके अलावा मन तो समझ में नहीं अंदर ही कोई और रास्ता है। सर अभी जो कोरोना का टिक्का लगने के बाद जो डेथ हो रही है ना, जैसे हार्ट अटैक से, हार्ट फेल होने से आजकल वैसी डेथ हो रही है। थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, हाँ बस वो पेट दर्द क्या है मैं बता देता हूं। जो आजकल पेट दर्द, अचानक से पेट दर्द होकर के डेथ हो रही है ना, वो क्या है मैं बताता हूं। जयपुर में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जनता सरकार मोर्चा वाली। हम ये पूरा षड्यंत्र समझाने के लिए 3 दिन लगाते हैं, क्योंकि षड्यंत्र इतना छोटा नहीं है कि न्यू आ जाएगा समझ में। ये तो मोटी मोटी बात बताई मैंने आपको, कहां से चलता है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल बता दूं, आपका सारा डेटा कहां जा रहा है, बिल गेट्स के पास। आपका सारा पैसा कहां जाता है, जितना भी पेट्रोल डीजल कंपनियां हैं वो रॉकफेलर की है। किसकी है, रॉकफेलर फाउंडेशन की। हरित क्रांति के नाम पे जितना हाइब्रिड डीएपी यूरिया कंपनियों के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रॉकफेलर फाउंडेशन। जब पेट्रोल डीजल साफ करने के बाद जो बाकी बचता है, कैरोसिन, कोलतार और भाई ये सीएनजी, सब उसे की। उसके बाद जो बाकी बचा कबाड़, उसका इस्तेमाल होता है डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड बनाने में, वो भी उसे की। ठीक बात। उसके बाद जो बच गया उसका इस्तेमाल होता है ड्रग्स बनाने में, जिसको आप दवाइयां कहते हो, फार्मा कंपनियां। ये भी सारी रॉकफेलर फाउंडेशन। समझ गए? यानी आपको बीमार करने का रास्ता भी यही देते हैं और ठीक होने के लिए दवाइयों का कमाई भी नहीं पजावा। फिर एक तीसरा आदमी है रॉथस्चाइल्ड। वो रॉथस्चाइल्ड बैठा है, वो भी इजरायली खून है, वो भी बैठे लंदन में है। वो कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स को, सारे पैसे को। उनका पर्पज है आपकी असली प्रॉपर्टी लेना और बदले में कागज के टुकड़े देना, जिसको आप पैसा बोलते हो। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैं, जो जेएसएम के नहीं हैं, जो जेएसएम के हैं उन्हें छोड़ दो, जो जेएसएम के नहीं हैं वो लोग जरा एक बार मुझे बताएंगे ये क्या है। जो नए बच्चे हैं वो बोलते हैं ये 100 रुपए है, और जो पुराने बुड्ढे हैं वो बोलते हैं ये 100 का नोट है। ठीक है ना? इस दोनों लाइनों में फर्क है बस। देखो क्यों, कैसे हुआ ये, बैठो भाई। देखो ये कैसे हुआ। आप बैंक में गए, आपने अपने वो नोट जमा कराए और नोट ही लिए। बैंक मैनेजर ने लिखे रुपए, दिए आपने नोट, लिखे आपने रुपये। थोड़े दिनों के बाद अगली पीढ़ी कितने रुपए जमा कराना आया, कितने रुपए लेना आया, रुपए कितने, रुपए कितने। बुढ़ा जब दिया करता छोरी के हाथ में, भाई दिए रे, छोरी के हाथ में 10 का नोट दे दे, छोरी के हाथ में 100 का नोट दिए, भाई 100 का नोट, 100 के नोट के बदले 2 10 के नोट दे दे। नोट के बदले नोट लेते थे, लेकिन उसको रुपया बोलना स्टार्ट कर दिया, 100 रुपए, 500 रुपए। और एक टाइम ऐसा आया कि वो जो आंकड़े थे वो कंप्यूटर में चढ़ने लग गए, फिर वो आंकड़े मोबाइल में आ गए, फिर वो आंकड़े आजकल बच्चे जब ट्रांसफर करते हैं पैसा तो 20 आंकड़े हैं, तो 20 आंकड़ा जो उनसे लगा था बस 4 रुपये दे दिए। जबकि इस नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हमने सरकार से पूछा ये 100 रुपए केस होता है, तुमने तो इस पर लिख रखा प्रॉमिस की मैं देने का वादा करता हूं, इसका मतलब तो ये 100 रुपए नहीं है। बोला हाँ 100 तो नहीं है, ये तो 100 का नोट है। नोट मतलब पर्ची, तो फिर 100 रुपये कड़े मारे। बोले वो तो इधर बैंक में रखे, फिर वो देव मारता है। बोले वहीं पर मिल नहीं सकते। क्या नहीं मिल सकते, कहते सारे ने मांग लिया तो इतना है नहीं। समझ गए बात? मगर फिर क्यों नहीं? बोला खाम खाई के नोट छाप लिए सरकार ने। क्या तो छाप लिए भाई? न्यू छाप लिए कि आपकी जमीन चाहिए थी। ऐसा कैसे मतलब भाई जमीन चाहिए थी जो नोट छाप लिए? भाई ऐसा था ना, जितना सोना सरकार के पास रखा उतने ही नोट छाप सकता रिजर्व बैंक। ये बात तो सबको मालूम थी। तो गेम खेला सरकार ने कि लोग बाग जो अगली पीढ़ी, जो हमारे दादा के टाइम के, वो तो नोट ही मांगते थे, उन्हें तो पता था सोना रखा है। लेकिन अगली पीढ़ी ने कौन पता कि सोना रखा हमारा वहां रिजर्व बैंक में। तो वह लोग इस कागज के टुकड़े ने ही रुपया मांगने लग गए।
तो उन्हें बेरा लग गया कि इन्हें रुपया मानने लग गए। तो एक काम करके देख लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नोट ऐसे छाप दिए जिनका सोना नहीं रखा वहां। समझ के बात आप? और सोना क्यों रखते थे इसको समझिए आप। रुपए का मतलब धन, और धन के जो प्रकार हैं उसको समझिए। धन होते हैं 3-4, पशुधन, अन्न धन, अन्न जो हम भोजन करते हैं, जितने भी चना है, दाल है, अनाज है, वो धन है, असली धन। पानी भी धन है, हमारी मेहनत भी धन है। हमारी मेहनत कहां से आती है? जो सूरज से ऊर्जा पौधे को मिलती है, वो पौधे से ऊर्जा हम खाते हैं अनाज के जरिए, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, तो वो धन है। मेरा जो ऊर्जा का इस्तेमाल, वो धन। तो ऐसा करके सरकार के इस नोट से पहले और बैंकों के आने से पहले हम धन के बदले धन दिया करते थे। पशुधन के बदले अनाज धन ले लिया, अनाज धन के बदले मेहनत कर दी। किसी के घर में मेहनत कर, दूसरा कई बार क्या करता, नाई आपा सारे काम देखा करता, और आखिर में जब किसान के घर अनाज होया, नाई का अनाज दे दिया करते, यानी मेहनत धन के बदले अनाज धन दे दिया। ठीक ऐसा करके हम लोग धन के बदले ही धन देते थे। गाय को धन मानते थे, भैंस को धन मानते थे। फिर धन मानने लगे हम धातुओं को। लोहे को भी धन माना क्योंकि उसको बदल के हम उसका बदल लेते थे, तो जितना लोहा है उतनी ही उपयोग की चीजें बन सकती हैं। बाद में लोहे के साथ एक दिक्कत आई कि लोहे को रख दो अपने घर में, थोड़े दिनों में जंग लग के वो खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ सालों के बाद। तो फिर इसलिए ऐसा धन देखा जो खत्म ना हो, और वो धन लिया फिर चांदी और सोना। हमको मिल गया सोना और चांदी। तो फिर ये रखा कि जितने नोट छापने हैं उसके बदले अगर अनाज रखते हैं तो ज्यादा जगह रखनी पड़ेगी, ज्यादा वो चाहिएगा, तो उसके बदले क्या करो, नोट छाप लो, किसान से अनाज ले लो, और उसके बाद नोट छाप के किसान को दे दो, और उसके बदले का सोना अपने पास रिजर्व बैंक में रख लो। समझे बात आप? कोई बात नहीं, उतने बदले का सोना अपने पास रख लो। तो यानी सोना रख लो और कागज दे दो, सोना रख लो और उस सोने का प्रोमिसरी नोट दे दो। तो इसीलिए रुपए की कीमत रखी। तो फिर पंगा पड़ गया, फिर रुपए की कीमत रखें कितनी? तो 1882 से पहले पूरी दुनिया के अंदर एक ही मानक था कि 10 रुपए की एक मोहर थी। 10 रुपए की एक मोहर, और एक मोहर का वजन था 1 तोला सोना। एक मोहर की वैल्यू थी 1 तोला सोना, यानी 10 रुपए की वैल्यू कितनी थी? 1 तोला सोना। यानी 1 रुपए का जो स्टैंडर्ड था वो 1.1664 ग्राम सोना, ये फिक्स कर दिया गया और इसी को स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो जितना भी आपके पास सोना है उसके बराबर उतने ही नोट छाप, जितना वजन है उतना ही सोना नोट छाप लो, ये नियम बन गया। उस टाइम पर जो सिक्के चलन में थे वो चांदी के सिक्के चलन में थे, ठीक है ना। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। आप अगर आपसे मैं पूछूंगा या किसी नए आदमी से पूछूंगा कि भाई चांदी का 1 रुपया ज्यादा वैल्यू होएगी या लोहे के 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा होएगी या कागज के 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा होएगी, सबसे कम वैल्यू किसकी होएगी, सबसे ज्यादा किसकी होएगी बताओ? कागज की कम और चांदी की ज्यादा। कागज की कम होएगी और चांदी के रुपए की ज्यादा होएगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, और उसमें सोने का भी रुपया हो जाए तो फिर सोने की और ज्यादा होगी। इब न्यू बताओ, 1 किलो सोने का बट्टा ज्यादा तोलेगा या 1 किलो चांदी का बट्टा ज्यादा तोलेगा या 1 किलो लोहे का बट्टा ज्यादा तोलेगा या 1 किलो कागज का बट्टा ज्यादा तोलेगा? तोल की बात हो रही है अभी, यहाँ वजन की बात हो रही ना। देखो अभी समझना बड़ी कमाल की बात, जिस प्रकार से वजन को जब तोलना है तो धातु मैटर नहीं करती, उसका वजन ही मैटर करता है।
क्योंकि उसका वजन ही मानक है और वजन ही स्टैंडर्ड है जो कि ग्राम है। यानी 1000 ग्राम, अगर लोहे का बट्टा 1000 ग्राम है और सोने का बट्टा 999 ग्राम है, तो 1 किलो का बट्टा किसको माना जाएगा? लोहे वाले को, सोने से नहीं। इसलिए क्योंकि उसका मानक वजन है, ग्राम है, किलोग्राम। यह समझना जरूरी है। इसी प्रकार से रुपया ना चांदी का ज्यादा वैल्यू होगी, ना सोने की ज्यादा वैल्यू होगी, ना लोहे की ज्यादा वैल्यू होगी। रुपया वही रहेगा। एक और ध्यान देना, अगर सोने का बट्टा 1001 ग्राम का भी होगा तो भी वो बट्टा नहीं होगा 1 किलो का, ऐसा नहीं है। तो जो रुपया है वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे कागज का हो, चाहे फिर लोहे का हो, उसकी वैल्यू बराबर होगी और वो वैल्यू उसका मानक होगी। उसका मानक है जो 1882 में कर दिया उन्होंने, 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपए की जो मानक है वो 777 मिलीग्राम सोना। इसको आपकी प्रॉपर्टी को कैसे लूटा जाएगा, इसको समझने के लिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। 1882 के कानून से पहले हमारे 10 रुपए की एक मोहर होती थी। आप एक बात बताइए, अगर मेरे घर में 150 रुपया रखा हुआ है और मैं अपनी घरवाली को बोलता हूं कि कल मैं इस 150 रुपए को देके मोहर ले आऊंगा, तो कितनी मोहर आएंगी? 15 मोहर मैं खरीद कर ला सकता हूं। बैंक सज गया, 15 मोहर ले आया। 150 रुपए में कितनी मोहर? 15 मोहर। 15 मोहर मतलब 15 तोड़े सोना। ठीक, अब उसी दिन कानून बन गया। मैं तो आज अपनी घरवाली को बोल रहा था, उधर कानून बनने लग रहा था। रात में कानून बन गया, तड़की में बैंक में गया और मैं मोहर लेने लग गया 150 रुपया की। वो बोला जी रात कानून बदल गया और ईब मोहर जो है ना वह 15 रुपया की है। एक मोहर अब 15 की, तो कितनी मोहर आएंगी? 10 मोहर आएंगी। तो रुपये 150 है। पहली रात मेरे पास 15 तोड़े सोना था राहुल ने रुपया में, और अगले दिन उन्हें रुपया में 10 तोड़े सोना हो गया। सोना गायब बीच का। नहीं समझे बात आप? यानी कि अगर मेरा रुपए के बदले का सोना रखा है तो मेरे रुपए की वैल्यू पूरी है। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने मन मर्जी के रुपए छाप लिए। छाप के उसके पीछे सोना नहीं है भाई। जितना नोट चल रहा था उतने नोट में मान लो 800 टन सोना इस टाइम सरकार के पास, और जितने हमारे पास रुपये पड़े उतने रुपया का 800 टन सोना है। सरकार ने नोट छाप लिए, सोना उतना इधर है, तो हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी, खत्म। छाप लिए। छाप के उसने क्या करा, छाप के नोट और अपने उद्योगपति दोस्त को दे दिए, और उद्योगपति दोस्त उन नोट मार दो राडा आएगा चौथा और बोला बोल जमीन के रेट। अपन तो मेरा वैल्यू कम होली। अपन कौन बेरा की जो नोट यू लेकर आया इनके बदले सोना नहीं रखा हुआ, लेकिन हम मान के ये चल रहे कि हमारा यो असली रुपया है। तो हम अपनी जमीन, अपने डंगर, अपना सोना उस नकली रुपये में देने लगे, तो कर चुके हैं। ऐसे बैंक ने लोन दिया 5 लाख का। देखो जी, हमने 50 करोड़ के लोन पे भी टेस्टिंग कर ली। सुन लो भाई, सुनो, हमने 50 करोड़ के लोन पे भी टेस्टिंग कर ली, हमने 20 लाख के लोन पे भी कर ली, 2 लाख के लोन पे भी कर ली टेस्टिंग। बैंक वाले जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे ये पूछ रहे हैं सिर्फ कि तुमने जो हमको जो रुपया दिया है, जिसको तुम लोन कहते हो, वो जो रुपया है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है या बिना स्टैंडर्ड का है? अगर वो बिना स्टैंडर्ड का है तो वो नकली है, और अगर वो स्टैंडर्ड का है तो उस 1 रुपये में 770 मिलीग्राम सोना आना चाहिए। क्यों जी, गलत तो नहीं ना? उसमें इतना सोना दे रहा है। अब हमने ये पूछ लिया और बैंक वाले ने कहा भाई साहब जुड़ साल ले रखा हो दे जो नोट ले रखे ना, जैसे ये नोट माम को ये नोट नकली है, मैम बैंक में खड़े हो गए कमा ये नकली है, हम ऑन रिकॉर्ड कहने लग रहे भाई नकली है। कोई सरकार का आदमी, कोई बैंक का आदमी मार पे इस बात को मुकदमा कराओ। नशे कदे मेरी गाड़ी में नशा दर के करवाओ, वो नहीं। कोई और किसी पे आरोप मारपीट का या दंगे का क्या करो, वो नहीं। इसने नकली को, क्योंकि दूसरे आरोप लाओगे भी हैं,
दूसरे आरोप लाके अपने जेल में गिरेंगे, यूएपीए लावेंगे। आकर्षण उपल करनाल का जो पत्रकार था ना भाई साहब, यूएपीए ला रखा, तहसीलदार के घर, तहसीलदार के ऑफिस में जाके सवाल पूछने के नाम पे ये पत्रकार भाई बैठे हैं ना, समझो यूएपीए ला रखा उसके ऊपर कि वो आतंकवादियों को लगता है यूएपीए। पत्रकार को आतंकवादी बना दिया सरकार ने, और 6 महीने तक घर परिवार वालों को नहीं मिलने दिया। बाहर में कल जमानत हुई है। हाँ, उसकी जमानत हुई, परसों चौथा है। तो अपना भी वही काम होना रहा। मैं अपना बताऊं, आपा कौन लेंगे जमानत? जब 15 साल ला लो जमानत नहीं लूंगा। अगर देश के लोग नहीं खड़े होंगे ना कि तुम लोग गलत कर रहे हो, तो इससे बढ़िया तो अपना भीतरे ठीक है भाई, क्योंकि बात बहुत बोल लिए, अब गुंजाइश नहीं रह रही बोलने की, अब तो करण की गुंजाइश रह रही। भाई बोल समझा लिया, अब तो अपने लोगों ने समझाना शुरू कर दो। अब थोड़ी लगे यार मास्टर एबीसीडी कब तक पढ़ा होगा यार, उन्हें 5वीं तक 6ठी में जान दो यार, अगला सिलेबस पढ़ा दो है। ये पहले लाइन की जो बातें हैं ये तो आप लोग सीखो पहले अपने गांव में, आप लोग समझाओ, उसका अगले लेवल की फिर समझावांगे, उसका तीसरे लेवल की। अखबारों में आपके खिलाफ षड्यंत्र छपते रहा, आपने बेरा को नहीं, तो वह ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आप तय बताना पड़ेगा ना कि नेता का कोई भाषण आता है उसका क्या मतलब है, बतावांगे जी तो पता चलेगा। आपने तो पता ही नहीं चलता कि अगर इसका जो मतलब है भाई साहब। इब हमने कमाया नकली नोट है, बैंक मैनेजर ये कहने लगा कि अगर ये नोट नकली है ना डॉक्टर साहब, और आपने को कि तम न मारते नकली नोट दिए। मैंने कहा हाँ, नकली नोट भी कौन दिए, तम न दो। मैं बोला मगर तम न दो डिजिट ट्रांसफर करे थे खाते में, नोट भी कौन दिए, नोट तो लेने चले जाओ बैंक में, बैंक मैनेजर है तुम्हारे ना चाहिए ऐ को नहीं कहे सांझ ना चाहिए, सांझ ना किसी ने जमा को नहीं कराए तो है को निकाल ना लीजिए, नोट तो है ही को नहीं उनके पास, डिजिट है खाली। मैनेजर ने बोला कि डॉक्टर साहब फिर आप डिजिट ट्रांसफर कर दो। मैं बोला एक काम करता हूं, इस कंप्यूटर का मुड़ान फेर लाई पे करूं होगी भाई, तने तो डिजिट ट्रांसफर करी, मेरा डांगर भी बिक लिया, मेरी जमीन भी बिक ली, मेरा मकान भी बिक लिया, मेरा नाश हो लिया, तने तो डिजिट ट्रांसफर करी। वो बोला तूने कहा ये नकली नोट है, मैं कहा हाँ नकली नोट कहूं। बोला फिर ये नकली दे दे, मगर यह बात तू लिख के दे दे, क्योंकि नकली नोट में कारोबार करेगा तो धारा 489 की धारा आईपीसी की धारा 489 का खगा मैं अंदर जाऊंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप आज थाने में जाओ और इस नोट को नकली बोलो और ये कहो कि देवेंद्र बलारा 100 रुपए का नकली नोट लेके बैठा हुआ है, असलियत में ये नकली है, असलियत में जेल होगी मैंने। और आप सबने भी जितने भी यही नोटा में कारोबार कर रहे हो सब ने जेल होगी। यो नोट है ही नहीं, यो रुपया है कौन, यो नकली है, सारे छाप छाप के गिर रखे। नकली कितने हैं, असली नोट केवल वो है जिसके पीछे का सोना वहां रखा हुआ है, केवल वो है। और वो कितना है, 800 टन सोना है भारत सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास। 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। तो 4.8 लाख करोड़ के नोट तो हैं असली, और उससे ऊपर जितने भी छाप रखे हैं 34 लाख करोड़ रुपया है टोटल, 29.2 लाख करोड़ रुपया नकली है। और कमाल की बात यह है कि 16 लाख करोड़ रुपए था 2016 तक, और 5 साल में छाप दिया 18 लाख करोड़। और 18 लाख करोड़ छाप के आपने ध्यान हो, जिस टाइम नोटबंदी हुई थी 2-2000 के नोट बीजेपी के कार्यालय में मिला करते, मिला नहीं करते जी। अब क्या किया उन्होंने, नकली नोट छाप के अपनी जमीन खरीदी दफ्तरा की, अपने मकान बना लिए, हमारी ईंट ले गए, हमारी मेहनत ले गए, हमारे बड़का ने 2-2 रुपये प्रति ट्वीट, 2-2 रुपये प्रति कमेंट के हिसाब से किराए पर रख गए, और हमारा दिमाग खराब कर गए, और हमारे एमएलए खरीद गए, हमारे एमपी खरीद गए, हमारी पार्टी खरीद गए, हमारा मीडिया खरीद गए उन नकली नोटा में, और करके नोट अरे नोट बंद कर दिए। कदे 2-2000 का नोट ला दे, हमने ला रखे बैंक में 2000 के एक नोट में 1.5 किलो सोना बना इस शब्द है, हमने ला रखे 200-300 ला रखे नोट। इन 2000 का नोट जाए बंद करा कि जब सारा देश अपने नोट लेने आ गया तो देने को नहीं, तो नोट ही बंद करेंगे, 2000 के भी बंद करेंगे, 500 के भी बंद करेंगे, सिर्फ उतने ही नोट रखेंगे जितने का सोना धरा, ताकि मैं नोट ले रहा तो उन्हें सोना पकड़ा जाए। और जितने आज चलन में है, जब आज सारे जने अपना सोना मांगने जा पड़ा है तो है को नहीं उनके पास। इसीलिए बैंक डूबने वाले हैं, और उस डूबने से बचने के लिए सीबीडीसी लाने लग रहे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये नौजवान बच्चे बड़े राजी लग रहे हैं, अच्छा ही तो है डिजिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसको बोलते हैं रुपया है, लेकिन न्यू समझ में को नहीं आता। आज जो आप मोबाइल से ट्रांसफर करते हो ना पैसा, उसको रुपया नहीं बोलते, उसको ई रुपया बोलते हैं।
नाम बदलते ही स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। जब तक हमारी करेंसी का नाम रुपया है, जब तक भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, जैसे रशिया की मुद्रा का नाम रूबल है, अमेरिका की करेंसी का नाम डॉलर है, वैसे ही भारत की मुद्रा का नाम रुपया है। जब तक हमारी मुद्रा का नाम रुपया रहेगा, हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना रहेगी। इसलिए हमको सीबीडीसी लाने नहीं देना है। ये रैली इसलिए है कि हम ऐलान करेंगे सीबीडीसी आंदे मार काट होगी, क्योंकि जिस दिन पेपर करेंसी एक्ट में 1882 के अंदर जिस दिन उन्होंने 10-15 रुपए की मोहर करी, इस देश का 1/3 सोना गायब कर दिया भाई साहब। जिस दिन इसका नाम ई रुपया आ गया, उसी दिन आपकी सारी जमीन, मकान, दुकान सब जो कर्जे पे पड़ी है सब उनकी हो जाएगी उसी दिन, क्योंकि उसी दिन सीबीडीसी लॉन्च। क्योंकि आपका एसएचओ आपको कह रहा है भाई अभी टेस्टिंग करते हैं ना, किसी को खाता खाली मिल जाए। ये हैकर जो खाते खाली करवाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं, होते नहीं है। पकड़ना चाहो तो ये पकड़ लें, अगर भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, पकड़ना चाहो तो पकड़े जाओ, करता फोन कर रहा है इनको है। सर रात न्यूज दे दिया है कि 50 करोड़ ग्राहकों को एसबीआई ने डिप्रेशन दिया है कि अगर आपका खाता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। 50 करोड़ को नहीं एसबीआई ने नहीं, भारत सरकार ने दे रखा। ये रात की न्यूज नहीं है, ये तभी की है। खाता हैक होने पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, इसलिए आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, ओटीपी ना दियो किसी ने, एटीएम कार्ड ना दियो किसी ने। आपने न्यू लागा जो हमारा एटीएम किसी ने देख लिया होगा, जहां तक खाता खाली होगा न्यू को नंदा करवाया जावे। और टेस्टिंग करने के लिए कितने लोग हैं जो खड़े होंगे, इनका खाता खाली होगा, आप बोलते नहीं। इनकी मैच का धक्के टिक्का ला जाए डॉक्टर, आप बोलते नहीं। इनके बालक का ला जाए, आप बोलते नहीं। उन्हें पता कि इस देश के लोग बेचारे इसे घोड़े हैं कि इनका जूत मारने लायक जो लाइन में लायक है बेचारे खा लेंगे। अगर भाई हमारा नेता है कुछ न कुछ बढ़िया बात करता होगा, जूत लागने का फायदा ही होता होगा, ठीक है। हमारे करनाल में एक झाड़ा लावा है, वो झाड़े में जूत मारा है गोड्डे किसी के घर में हो ना, गठिया बा वगैरह का, और गणे का ठीक हो जाए भाई। असल भी होता होगा, मन नहीं बेरा, लेकिन मैंने नहीं बेरा, वो जूते मारा है बस। तो मैं न्यू सोच रहा था, मैं कहा इस देश के जो से बेचारे जूत खाने वाले लोग हैं, जिन्हें पहले बेचारे ने इस पे खाए नेता पर, फिर अगले पे खाओ, फिर तीसरे पे खाओ, ये मेरे वर्गे ने कहा तो आगे बड़ी तेरे पे खाओगे, ये तो मार लिए जूत। मैं नहीं मारूंगा भाई, मैं ठेकेदार नहीं हूं आपका, हम सिर्फ मास्टर हैं, मास्टर जी हूं मैंने पढ़ाने में जाओ, बस मैं ट्रेनिंग कर सकूंगा, मैं बताऊंगा कि या ठीक है या गलत है, थारे बालक थारा काम थम करो ठीक है। कोई बार आदमी थारे गांव में बचान नहीं आवे, और आवेगा तो दिहाड़ी लेवेगा, और जिन्हें दिहाड़ी लेने की आदत पड़ जाए फिर उसका बर है कदे भी 10,000 करोड़ रुपया कमावे भाई साहब अडानी रोजगार, उसका आज तक नहीं भर लिया है। जब कमाई करने का अगर मैंने डाला पड़ गया तो मेरा को निभर है, किसी का को निभर है भाई। और मैं तो क्या करूंगा, हमारा था मगर मन ने कुछ ना बना दियो कदे गलती है, जय मैं कुछ बना दिया, मेरे पे दिमाग बहुत तेज है, इनने 20 साल लगेंगे तेज बेचने में, मैं 5 साल में बेच दूंगा। जब भी बनाओगे तो भाई फिर सारी गलती, फिर तो अपना नाश अपने हाथ कराओगे। इसलिए हमने जनता सरकार मोर्चा जब बनाया था तो नियम बनाया था कि जिसको माइक मिलेगा, जिसको स्टेज मिलेगी, वो नेता नहीं बनेगा। विधानसभा में कौन जाओगा, जो हमारा बड़द बनना तैयार हो। हमारा लोगो देखा होगा आपने, हमारे लोगों में किसान का बड़द बन रहा है नेता, और पाछे से किसान सांटा मारन लग रहा है कि तू बांगा चलेगा तेरी रेल बनाओगे। तो अपन है तो वह मानस जो किसान का बड़द बनने तैयार होते हो, और जो ईमानदारी तुम्हारे नौकरी के तरीके से काम करने तैयार हो। भाई 5 साल नौकरी करो और जिंदगी भर पेंशन ले, काचे काटो, ईमानदारी से करो, ना करते पैसा खर्च करके एमएलए बनना, ना करते गाड़ी काटनी। एमएलए का नाम बनावांगे तो बन। ईमानदार आदमियों की कमी थोड़ी है यार, ईमानदार आदमी तो बेचारा घर फूकने के चक्कर में कौन निकलता करता बाहर की नेता बनवा दोगे तो हम नहीं बनाते पार्टी पुर्टी। हम तो लोगों ने कहेंगे भाई तारे में तो बीच में तो काट के देवांगे तो तुम्हारे प्योर माल कति निकल, और हम नहीं बना, क्योंकि हमारा काम है गलत सही बताना। तो हम न्यू भी बतावांगे कि जी वो गलत करा तो इसकी बुद्धि पकड़ कर 10 दिन के ऊपर मारनी, समझ गए ना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताओगे ना कि जब मैं गलत हो तो क्या करना, समझ गए नहीं बात। तो मैंने तो अपना राह गलत होने का पहला रोक दिया, ना मेरे नाम आधार कार्ड, ना मेरे नाम 1 इंच भी जगह,
और ना जब मैं मरू ना पावे। ठीक बात? एक गज भी जगह नहीं है मेरे नाम का, तो ना मेरे नाम गैस का कनेक्शन, ना मैं ले, ना मैं घर बनाऊं, ना मैं कुछ नहीं करूं। मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं नहीं ले, मैं मांगू ही नहीं कदे। मेरे दादा का एकदम मैंने पैर पोछ दे मेरे दादा था ना, कदे कदे मैं रोज शाम ने पैर पोछा करता, तो मैं कदे कदे उन्होंने कह दिया करता, मैं दादा कोई गुरु मंत्र दे, मतलब वो एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया करता कदे कदे। तो मैं उस दिन शहर जाऊं था, शहर मतलब 10वीं कर ली थी मैंने, और मैं 11वीं में गांव में स्कूल को नहीं था, मेरे घर वाले मैंने बाहर करनाल भेजे थे। तो मैं जब जाऊं था तो मेरा दादा ने बोला तू शहर जान लग रहा है। मैं कहा हाँ, शहर के लोग भूखे नंगड़ों हैं, उन लालचियों हैं, एक तो अपने जड़ा ना भूलिए और अपना हाथ हमेशा न्यू रखिए बेटा, कदे हाथ न्यू ना करिए ना। ठीक, इधर नेता बनना पड़ेगा, एमएलए एमपी बनना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ने पड़ेगे थारे। मैं क्यों जोड़ू भाई? प्यार मोहब्बत मेरी इज्जत में तो 100 बार जोड़ूंगा थारे सारे के, समझे नहीं बात? थारी इज्जत करने खातर, थार प्यार करने में तो मैं 100 बार जोड़ूंगा, मांगने खातर कौन जोड़ा आपा कुछ भी। हम उस पोजीशन पर आ रहे कि आप देने वाली पोजीशन पे हैं कि ले लो जितना हो, हमारा इस्तेमाल कर लो, हमारे पर टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास समझ भी है, हमारे पास ट्रेनिंग भी है। हम उस गांव ने अपने ने बना लो, अपने गांव ने आपको बना लो। यह बात गांव वाले को समझानी है, बस समझाने खातर रैली कर रहे हम कि चुकरी आ जा समझ में लोग क्या कर इतने मानस है, कुछ उनको ठीक के कंधे होंगे के बरा क्यों करा समझ दवा बना मेरा भाई। हमारा इरादा यो है, अब जिसे लोग हमारी गेल आवेंगे, मतलब एक मान लो हमने लेने पड़ गए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे पीछे रैली करने खातर, मार पता कोनी बसा के पीछे भाई। इब से किसी लाला पे तो ले आए और लाला जी पाया किसी नेता का खास, वो तो आके नहीं कहेगा भला जी रैली में मंच पे तो इस नेता के खिलाफ ना बोलिए कुछ भी। मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे घर तो कुत्ते सारे, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा यार थारे बालक बनने लग रहे जी, मेरा बालक के ऊपर खतरा जी, कोई नेता नहीं बोल रहा, तो मैं कैसे किसी नेता को बख्श दूंगा? जो बोल रहा है वो आओ ना खड़े होकर हमारी गिला, तो बताओ ना दुनिया ने। क्यों लॉकडाउन में एक नेता कौन छोड़ा भाई साहब? ना थारे वाला छोड़ा, ना अपने वाला छोड़ा, सब जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन रहे ना, सब तक जाकर न्यू कहा बाहर है बोल ले, ये लोग बच जाएंगे। कल ना हम खड़े होकर वोट दुआओगे तने मुख्यमंत्री हम बनाने खातर किलकी मारांगे, तू बोल ले, क्योंकि तेरी आवाज है, लोग मीडिया थोड़ी ज्यादा सुन लेगी। मारे वर्गा ना कोई पूछ को नहीं रहा, मारे वर्गा नु कहे तो कौन तने कौन जाना है, यू न्यारा साइंटिस्ट आया बोला, सारी दुनिया के साइंटिस्ट है ना फैल करनिया। हमने सारे नेताओं को बोला, सारों को, अपने लोकल एमएलए से लोकल सरपंच से लेकर सबका, पर इतने आराम नहीं निकले रहा है, तो गाड़ नहीं देवांगे फिर है। अच्छा उन पर तो पीछे ले लेंगे, उन पर तो मानस ले लेंगे, फिर कौन दे सकते गाड़ भाई? फिर बीच बीच का बोलना पड़ेगा, है ना? जब आप देख लो, आपने बीच का बुलवाना है कि सच बुलवाना है? जब आप तो लिखड़ोगे घर तबार तो हम सच बोलेंगे, और जब कोई नहीं लिखड़ेगा तो बीच बीच का बोलूंगा यहाँ पे भाई, है? नहीं तो हमने भीतर गिर देंगे, हम भी बाहर पड़े, हम थोड़ा बहुत कुछ तो कर लेंगे, भीतर पड़े कुछ कर भी नहीं सकते। इससे पहले कि भीतर पड़े पड़े भी कर लें, उसका एक ही तरीका है कि हर गांव में मार दो एक मानस ट्रेंड हो जाए, बस एक कम तक कम हो जाए, ताकि वो आगे ट्रेनिंग देता रहे, ताकि वो काम ना रुका जिस काम खतर लाग रहे। तो कोई भी आदमी रहे ना रहे जनता सरकार मोर्चा में, ये मोर्चा न्यू ही चलना चाहिए। जड़े भी किसी नेता का पोस्टर लाग रहा है ना, जड़े भी सरकार का कोई आदेश लिखा हुआ है ना, उसके नीचे एक स्टिकर तो सब न लाना है कि जनता ही सरकार है, हम मालक हैं, हमारी मर्जी से होगा जो होगा। यो है मिशन है अपना, बस कि गांव के हाथ में ताकत लेके आनी है। जल जंगल जमीन जानवर की लड़ाई आप लड़ांगे, अपने गांव के पास उसकी ताकत हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इसमें से पूंजीवाद को निकालना है, अपने घर से अपने परिवार को वापस बचाना है, अपने बालकों को बांझ और बेरोजगार होने से बचाना है। इस नपुंसकता का इलाज एक ही है कि जो बड़ी पीढ़ी जिसका समझ में आ जाए, उसने घर तक लिखड़ गया और लोग घर तक काटने पड़ेंगे। आपने एक आदमी ने 10-10, 20-20, 30-30 मानस जितने लिखड़ सकते हो काट लो। 19 ने अपना हांगा ला लो, भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बालक न बचा लो, मेरे न तुम बचाओगे तो थारा ना बचा सारे दूसरे का। जब बात समझ मान दी हो तो 19 ने रैली की जगह रेला काट दौड़ता है,
टाइम सर चालियो का खत्म हो पाछा पहुंच ओड़ा है, इतनी दूर है, 3-4 घंटा का रास्ता है, आपने थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग रोटी ना बदलवा के लाइयो, सिर से तबार का हिसार तबार के लोग हैं, उनसे परान के हैं, कैथल के हैं, करनाल के आसपास के, हम अपनी एक मानस 2-2 की रोटी लाइए, और रोटियां का अरेंजमेंट कर रखा है हमने, पर मन माने आदमी ज्यादा है तो हमने बेरा नहीं कितने मानस हमारे गए, तो जब ज्यादा बताओगे न्यू नहीं पता, ज्यादा बनवाना टेंट खाली रहा जाए, बनवाना सारा फिर जब नहीं पता, तो आपके ऊपर है कितना समझ में आओगी बस। ठीक है ना जी, ना हमारे पे पीछे दे के बुलाने का ब्योत, ना गाड़ियां में थैली दे के बुलाने का ब्योत, ना लालच दे के बुलाने, ना हम गंदे हम थारे ठेकेदार, हम तो सिर्फ झूठ सच बताने वाले टॉर्च पे, हम तो बैटरी लेकर आगा चल रहे, हम तो न्यू बतावा, न्यून खाई है, न्यून आग लाग रही, न्यून दीवार है, न्यून फलानी है, जिंगा जाना थम जाओ भाई, हम तो न्यू बताऊंगे बस कि या सच है या झूठ है, बस इस तरह तो हम करते कुछ, यो ही काम है हमारा, क्योंकि जब मैं टीचर हूं ना तो मैं टीचिंग बेस्ट कर सकूं, बस मैं नेता बढ़िया कोई बन सकता, समझे नहीं बात, जो आदमी ने जिस काम में स्वाद आया वो करना चाहिए नहीं, जिस आदमी ने रोटी बनाने में स्वाद आ, मान ले किसी ने कड़ी चौल बनानी है और उन्हें लोगों तक खुआने में स्वाद आवे, वो कड़ी चौल खुआ खुआ के करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि उन्हें तड़की से लेकर सांस तक आनंद ले रहा हो, तो मैंने पढ़ान में आनंद आ, मैंने पढ़ान में तो मैंने यो काम करने दो बस, जो नेता बनने जिसने जी कर रहा आज 4 भाई दो, आप 40-400 मानस दो, 400 में तो असली नेता कौन है छांट के बता दो, क्योंकि मेरे को तो टेक्निक है बताने की कौन सा नेता बनने का कौन सा के बता देंगे, यू असली नेता है बता रहा, हटो आप मास्टर रहोगे, और आप मास्टर का डंडा लेकर नेता के पास खड़े रहोगे, तू उल्टा चल जा तेन हम बताओगे क्या नहीं, तो यो इंतजाम करांगे, पूरे गांव राम की सोच बदलांगे, गांव में जाकर जुट जो एक मानस, मतलब जिसके घर गाड़ी खड़ी बस तू आ जा, 5 जने, हाँ 1000 का तेल लगेगा, दूसरे बंडा होंगे, कि फर्क पड़ रहा है यार, है कुछ नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा हंगा लाओगे ना खूब लोग, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पहुंचो 19 नवंबर इतवार का दिन, अगला इतवार, जय हिंद जय भारत।